गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोगों की सेकंड रिवीजन क्लास है। अभी आप लोगों ने अगर क्लास कल वाली जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, आप लोगों ने अगर वो अटेंड करी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कल यूनिट 1 कवर किया था। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हमने कल पूरी यूनिट 1 को कवर कर लिया था। उसी के साथ आज हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे। अ, तो अगर कल से रिलेटेड किसी के कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए। इससे पहले मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन भी करा देती हूँ कि कल हमने क्या-क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो जैसे कि हमने कल सिलेबस को डिस्कशन करा था, तो हमने यूनिट 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में हम कल पूरा पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, साथ-साथ में हमने थ्योरीज़, कॉन्सेप्ट, चैलेंजेस, अपॉर्च्युनिटीज़ ये जितना भी हमारा यूनिट 1 में आता है, हमने ये सारा कल कवर कर लिया था। उसी के साथ जो आज हम करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2 इंडिविजुअल बिहेवियर की, जिसमें हम फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनैलिटी वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग और जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं परसेप्शन, इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंस ये सब के बारे में आज पढ़ेंगे। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनिट 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी देखे गए हैं। उसी के साथ जो अभी हम लोग आगे वाली क्लासेस में भी कवर करेंगे, हम यूनिट 3 करेंगे जो हमारी मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन पे डिपेंड है, जिसमें हम लोग मोटिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे, साथ-साथ में हम थ्योरी पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी, इक्विटी बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कम्युनिकेशन, फीडबैक ये सारा हम लोग आगे वाली जो हमारी नेक्स्ट क्लास है हम उसमें कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारी यूनिट 4 आती है वो हमारी है ग्रुप बिहेवियर पे, जो हमारी ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप पर है। ग्रुप डायनामिक्स पे, टाइप्स पे और लीडरशिप हमारी ये सारी जो ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप पे है, ये हमारी यूनिट 4 है, जिसको भी हम लोग आने वाली अभी हमारी जितनी 5 रिवीजन क्लास होने वाली है, उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। साथ में यूनिट 5th हमारी डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर है, जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, स्ट्रेस ये सब चीज़ों के बारे में कवर करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें हम अभी अपने हमारी जो ये 5 क्लास हो रही है, उसमें हम पूरा अपना सारा सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं ट्राई करूँगी कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर लूँ, सो दैट एग्ज़ाम में अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आता है, तो आपको ये ना लगे कि ये कुछ न्यू है या फिर ऐसा कुछ है जो आपने पढ़ा नहीं है। तो आई होप सिलेबस अभी तक सबको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। गुड इवनिंग। आप लोगों को सबको क्लियर विज़िबल है एंड ऑडिबल है? ओके। सबको प्रॉपरली ऑडिबल है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या किसी को कुछ दिख ना रहा हो? ओके। अब इसी के बाद मैं एक बार आपको बता दूँ यूनिट 1 में हमने क्या-क्या कवर किया था। यूनिट 1 में हमने कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट्स, की एलिमेंट ऑफ ओबी, चैलेंजेस, अपॉर्च्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। साथ-साथ मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी पढ़ाए थे सो दैट आपका ये जो पूरा यूनिट 1 है वो क्लियर हो जाए और आपको बेसिक पता हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है या उसके बेसिक्स पूरे क्या होते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझा था कि क्या होता है, उसके की एलिमेंट जिसमें मैंने आपको बताया था पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट ये सब आते हैं। नेचर और स्कोप भी बताए थे, अपॉर्च्युनिटीज़ बताई थी मैंने कि कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। ये पीस और हार्मनी लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में। हम ह्यूमन बिहेवियर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस भी हमने पढ़े थे कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आ गई है, डेमोग्राफिक वर्कफोर्स चेंज हो रही है, वुमेन ज़्यादा अब आने लग गए हैं, तो रेशियो वुमेन मैन की भी चेंज हो रही है। साथ-साथ में एम्प्लॉइज़ की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, ग्लोबलाइज़ेशन इतना हो गया है। ये सारा हम कवर कर चुके हैं। उसके साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स, जिसमें हमने ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल मॉडल ये भी पढ़ा था। साथ-साथ में हमने सपोर्टिव मॉडल, कॉलेजियल मॉडल ये पढ़ा था। मैंने इसकी समरी भी बताई थी इवन आप लोगों को। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारी थ्योरी, ये सिस्टम अप्रोचेस ये पूरा हम लोगों ने यूनिट 1 में कवर कर लिया था। अब वहीं पे हम लोग बात करें तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारी है यूनिट 2 यूनिट 2 में जो हमारी इंडिविजुअल बिहेवियर पर बेस्ड है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनालिटी, जिसमें हम टाइप्स, थ्योरी, फैक्टर कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग, इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंस हम इन सब के बारे में आज कवर करेंगे।
और ये सारे टॉपिक्स मैं बार-बार आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आज की क्लास को ध्यान से सुनना और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे चैट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट के वहाँ से आंसर कर दूँगी। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो चैट में लिख के मेरे से पूछ सकता है। मैं आपको वहाँ से पूरे आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर की। तो इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूँ तो आपको वर्ड इंडिविजुअल बिहेवियर से क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत बेसिक वर्ड है। एकदम बेसिक है जिसके बारे में अगर आप मतलब नॉर्मल अपनी थिंकिंग से भी सोचो तो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, हमें नॉर्मली इसमें ये चीज़ समझी जाएगी कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती है। वो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकती हूँ। मतलब एक अकेला पर्सन कैसे उसका बिहेवियर अफेक्ट होता है, किस-किस चीज़ों से अफेक्ट होता है। अब हम यहीं पे बात करें इन एन ऑर्गनाइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर इनकम्प्लीट। एक बात बताओ हमने कल भी ये बात पढ़ी थी कि ऑर्गनाइजेशन किन लोगों से बनता है? लोगों से मतलब लोगों से मिलके बनता है। ऑर्गनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन होते हैं? लोग, पीपल। पीपल होते हैं जो सबसे ज़्यादा ऑर्गनाइजेशन में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इंडिविजुअल बिहेव क्या करता है या इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या-क्या चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है, तो क्या हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को समझ पाएँगे? नहीं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में मेन है वो कौन है? लोग, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छी कर रही है या हम कह सकते हैं वो ग्रो कर रही है, तो उसके पीछे भी लोग होंगे। वहीं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी-सी फॉल जा रही है या बहुत नेगेटिव कर रही है, अच्छा नहीं हो पा रहा है या लॉस में जा रही है, उसके पीछे भी लोग होंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है या फिर वो जो लोग बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। अब उसके बाद हम ये पे बात करें, मैंने एक लाइन इसमें ये भी डाली हुई है, इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ डाइवर्सिफाइड फैक्टर्स। अब इनमें बात करें हम लोग फैक्टर्स की, तो मैं कौन-कौन से मतलब इसका इनमें ये कहने का मतलब है नॉर्मली कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? बहुत सारे फैक्टर से। या तो वो जेनेटिक या इनबॉर्न हो सकते हैं, जो मतलब कहते हैं कि मतलब बचपन से आए हो सकता है हमारा कोई ऐसा नेचर है या हमारा कोई फ़ियर है, कुछ भी हो सकता है, वो भी हमारे बिहेवियर को अफ़ेक्ट कर सकता है। वही कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो आस-पास का एनवायरनमेंट है, हमें वो अफ़ेक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। देखिए, इसके बाद आई होप इंडिविजुअल बिहेवियर सबको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है। अब हम बात करें फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन क्या-क्या है हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर की? इसमें हम 4 फाउंडेशन की मेनली बात करते हैं। द पर्सन, जो इंसान खुद है, ठीक है? द पर्सन, पर्सनल बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे अगर मैं बात करूँ कि इंडिविजुअल बिहेवियर, तो सबसे पहले तो इसमें ये डिपेंड करता है ना कि अगर मैं खुद ही की बात करूँ एज़ अ इंडिविजुअल, तो मेरा बिहेवियर क्या है या मेरा कह सकते हैं बायोग्राफिक फैक्टर्स क्या है, वो चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती है। मैं लड़की हूँ, तो मेरी हो सकता है कुछ थिंकिंग एज़ अ गर्ल वे में डिफरेंट हो, एज़ अ बॉय डिफरेंट हो किसी और की। तो वो चीज़ें भी बहुत इसको अफेक्ट करती है। साथ-साथ में वही बात करें ऐज की, अब हम कहते हैं ना कि एक 60 ईयर से एक 50 ईयर का है, उनकी थिंकिंग कुछ और होगी, भई हमारी हम लोग यंग जनरेशन है, तो हमारी थिंकिंग कुछ और अलग होगी। तो जो एज होता है, एज भी इस चीज़ को अफ़ेक्ट करती है, साथ-साथ में एजुकेशन का लेवल। अब हम लोग जो आप लोग भी जैसे अपने बीकॉम में हैं, तो आपकी थिंकिंग वही अगर आप बात करें एक 5th क्लास के, 6th क्लास के बच्चे की, तो उसको फ़र्क होगा ना। तो ये जो डिफ़रेंस एजुकेशन में आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ-साथ में मैरिटल स्टेटस के मैरिड, अनमैरिड, उनकी थिंकिंग भी बहुत अलग तरीके से अलग हो सकती है। तो जो ये पर्सनल बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, एक इंडिविजुअल के, ये भी फाउंडेशन होती है इंडिविजुअल बिहेवियर की। उसी के साथ-साथ बात करें एनवायरनमेंट, कल हमने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, कल्चर, ये जो सोशल नॉर्म्स है, ये सब चीज़ें भी एक इंसान के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोगों को दिख रहा है कि भाई पॉलिटिक्स में इतनी अनसर्टेनिटी है या हम लोग को कुछ ये लग रहा है कि हाँ, जो गवर्नमेंट आई हुई है वो हमारे लिए अच्छा नहीं ले रही फैसले, तो हम लोग थोड़ा-सा वो होंगे कि यार इनकी तो वर्किंग की वजह से कितना हम लोगों पे लोड पड़ रहा है, इतनी महँगाई बढ़ गई है, इतना कुछ हो गया। वहीं अगर हमारे दिमाग में होगा कि हाँ, ये गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, इसकी फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी अच्छी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाहर की जो कंपनीज़ हैं, वो यहाँ आके इन्वेस्ट कर रही है।
इन्वेस्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रही है। अब इससे क्या होगा भाई, मेरा बिहेवियर इस पे भी अफ़ेक्ट करेगा। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास और भी अपॉर्च्युनिटीज़ है या और भी कंपनीज़ है मेरे सामने खड़ी हुई। तो मेरा बिहेवियर एक उस टाइप पे अलग रिएक्शन देगा। वहीं मुझे पता है कि भाई कंपनीज़ तो कोई आ ही नहीं रही है, उल्टा देखा जाए तो रिसेशन चल रहा है, सब लोग लॉस में जा रहे हैं। मेरा वहाँ बिहेवियर थोड़ा-सा अलग बिहेव करेगा। तो जो एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। साथ-साथ में बात करें तो हमारे होते हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर में पर्सनैलिटी की, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, परसेप्शन, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी सोच क्या है, एटीट्यूड्स कि हमारा एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, वैल्यूज़ कि भाई हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ है या हमारी हम किस वैल्यूज़ पे चलते हैं। हम कहते हैं ना कि क्या हमें इस बात की समझ है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो लर्निंग ये सारे फैक्टर्स भी बहुत अफ़ेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। जो ये सारे फैक्टर्स हैं इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में आगे वाली जो मैं अभी स्लाइड्स पढ़ाऊँगी उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ-साथ में ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, जैसे फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर, कल भी हमने बात करी थी कि कौन-सी अथॉरिटी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोक्रेटिक हमने बात पढ़ी करी थी ना, जैसे कल कि सिर्फ़ ऑर्डर ऑर्डर दे रहे हैं, कोई किसी से कोई सजेशन नहीं ले रहे, जस्ट जस्ट उस ऑर्डर ऑर्डर को सुन के उसको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अफेक्ट करती है। साथ-साथ में लर्निंग स्टाइल, रिवॉर्ड सिस्टम कि अगर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें अभी तक सबको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड फाउंडेशन। गुड। ये पीपीटी का जो लिंक है, मैं इस बार ये ड्राइव पर अपलोड नहीं करूँगी, मैं इसकी जो पीपीटी का लिंक है, वो नॉर्मल आपसे एक लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग उससे देख लीजिएगा। मैं सिर्फ़ स्पेसिफिक इस पीपीटी का शेयर करूँगी, बाकी जो पहले वाली है पीपीटी, उसके तो ड्राइव के लिंक ऑलरेडी आपके पास होंगे। सो दैट अगर उसमें मैं पीपीटी में कोई चेंजेस करती हूँ, तो आपको वो चेंजेस भी विज़िबल हो जाए, ये वाली जो पीपीटी है, इसलिए मैं आपको अलग से इसका लिंक दे रही हूँ। लिंक क्लास के एंड में मैं दे दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं क्लास के एंड में आपको लिंक दे दूँगी। मैंने आपको कल भी बार-बार बोला था, मैं सारे स्टडी मटीरियल, लिंक ट्राई करूँगी कि आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आ जाए, मतलब क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिल जाए। हाँ, बताओ कौन-सा डाउट है? आप लोगों को जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर वगैरह तो मैं ले ही आऊँगी। देखो, मैरिटल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। अब एक वो पर्सन है जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वही एक पर्सन वो है जो सिंगल है, जो सिर्फ़ खुद के लिए अर्न कर रहा है, या कह सकते हैं कि जिसका भी खुद मेन पर्पस सिर्फ़ खुद को चलाना है या खुद इंडिपेंडेंट बनना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग आपको सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसा कोई आपको मतलब घर नहीं दे रहे या फिर कुछ और नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो तब तो आप लोगों को ठीक लगेगा कि हाँ, ठीक है भई, अभी हम लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, जितनी मेरी सैलरी आ रही है उसमें मैं खुद को इंडिपेंडेंटली मैं खुद का खर्चा उठा ले रहा हूँ, मेरे लिए ठीक है। वहीं एक टाइम पे अगर आप लोग ऐसे इसमें चल आपकी मतलब शादी हो गई या कुछ हो गई, तब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी। जब आपको खुद के बारे में सोचने के साथ-साथ आपको आपकी फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो तब आपकी थिंकिंग थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाएगी, तब आपका मतलब बिहेवियर थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। आप हर चीज़ में क्या सोचोगे कि अभी मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अब मेरी फैमिली है। मैं इसमें नहीं रह सकता कि ठीक है, कल तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया, तो मैं अपनी फैमिली को कैसे चलाऊँगा या मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा? ठीक है, साथ-साथ आप लोग ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में परसेप्शन क्या 1 मिनट मैं बताती हूँ। ओके, नहीं ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप, मैरिटल स्टेटस वाली। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में परसेप्शन क्या है? परसेप्शन एक तरीके से हम कहते हैं कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। आपके सामने कोई चीज़ है, हो सकता है उस चीज़ को आप अलग देखें और आप ही के साथ में कोई एक और इंसान खड़ा होगा, वो उस चीज़ को अलग देखे। अब मैं इसमें आपको एक बेसिक सा सिंपल सा लॉजिक बताऊँ, मतलब बचपन में भी आप लोग करते होंगे। हम लोग बादल को देखते हैं। हम बादल को देखने के बाद अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाते हैं कि हाँ, देखो वो पेड़ जैसा लग रहा है, वो पहाड़ जैसा लग रहा है। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये चीज़ करी करी होगी कि आप लोगों ने बादल को देख के बोला होगा कि देखो ये बादल ऐसे लग रहे हैं, ये वैसे लग रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ, ये आपकी परसेप्शन, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करा। आपकी सोच क्या है, आप कैसा चाहते हो? एक लाइन आती है कि हम चीज़ों को वैसा ही देखते हैं जैसे हम लोग खुद हैं। ठीक है, आप लोगों ने उसको इतने अच्छे से देखा कि हाँ, ये देखो ये इतना अच्छा पेड़ है, ये दिख रहा है। वहीं किसी और को कुछ और दिखा कि हाँ, ये तो भई ये कोई कुछ और कोई दौड़ रहा है, कोई एनिमल है, कुछ भी है। तो परसेप्शन वो चीज़ होती है।
ठीक है? तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में परसेप्शन इसलिए आता है कि देखो अब हम लोगों ने चीज़ों को कैसे लिया, उस पे बिहेवियर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर ने हमारे लिए कोई एक पॉलिसी बनाई, ठीक है? वो पॉलिसी मैनेजर के लिए तो बहुत अच्छी थी कि उसको लग रहा था हाँ, ये मेरे एम्प्लॉइज़ के लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन उस पॉलिसी को लेकर मेरी थिंकिंग कुछ नेगेटिव निकल गई या मेरा परसेप्शन उस पॉलिसी को लेके नेगेटिव हुआ कि नहीं भई मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अब उससे क्या हुआ? वो परसेप्शन नेगेटिव गया और उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ा? मेरे बिहेवियर पे पड़ा। तो इसलिए जो परसेप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब बात सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या होता है? अगर हम वैसे एज़ अ डेफिनिशन पढ़े तो पर्सनैलिटी मे बी अंडरस्टूड एज़ द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड मोड ऑफ थिंकिंग दैट डिटरमाइन्स पर्सन्स एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। मतलब पर्सनैलिटी को हम एक तरीके से देखा जाए तो एक ऐसा पैटर्न होता है हमारे बिहेवियर का या फिर कह सकते हैं एक हमारी ऐसी मोड ऑफ थिंकिंग होती है जो डिटरमाइन करती है कि हम किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखा जाए कि मैं ये बोलूँ कि भाई मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं थोड़ी फ्रेंडली हूँ या ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका ही लूँ, आप लोगों की ऐसी है जैसे मेरे से आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप ओपनली कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने इस ऑनलाइन वाला जो एनवायरनमेंट था, आपने उसमें भी खुद को एडजस्ट कर लिया। आपने उस एनवायरनमेंट में भी हाँ, सीखने की कोशिश करी या पढ़ने की कोशिश करी, आपके जो डाउट्स आए थे, आपने उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करी। तो ये क्या है? ये आपकी पर्सनैलिटी है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी को हम समझे तो ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या ऐसा बिहेवियर होता है, जिसमें हम लोग जो एक पर्सन होता है, वो उस एनवायरनमेंट पे खुद को एडजस्ट कर पाता है। ठीक है? तो पर्सनैलिटी मे बी अंडरस्टूड एज़ द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड मोड ऑफ थिंकिंग दैट डिटरमाइन्स अ पर्सन्स एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें बात करें तो पर्सनैलिटी हमारी कोई भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स में भी होती है। इंटरनल देखो हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज, लर्निंग। ठीक है, हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। या तो हमारा एक ये एटीट्यूड है कि भाई हमारे लिए जो भी चीज होती है हम उसे एक्सेप्ट करके कहते हैं हाँ ठीक है भाई हम इससे फायदा उठा लेते हैं। वही हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो हम हर चीज में क्या करेंगे? हम कमियां निकालेंगे। हम फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आप लोगों के एग्जाम्स छोड़ो क्लासेस की बात करते हैं। ठीक है, अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है हम क्या सोचेंगे कि ठीक है भाई कोई नहीं, हमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है या ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं, यूट्यूब से, हम कहीं से भी कुछ भी चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। वही हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे हम तो कमियां निकालते रहेंगे, नहीं इसमें में ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, ये ऐसा हो रहा है, मतलब चीजों को पूरा नेगेटिव करना। तो पर्सनैलिटी हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमारे इंटरनल चीजों पे भी डिपेंड करती है। इंटरनल से मतलब क्या हुआ? हमारे एटीट्यूड्स पे, हमारी वैल्यूज पे, हमारी लर्निंग जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। साथ साथ में हमारी एक्सटर्नल एस्पेक्ट पे भी करती है, हाइट, वेट, फेशियल फीचर्स, करेक्टर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम कहते हैं हम कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें हमारी हाइट, हमारे फीचर्स, हमारा कलर, ये भी एक तरीके से अफेक्ट करता है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने कोई एक पर्सन आ रहा है जो वेल ड्रेस्ड अप है, ठीक है, वो उसने एकदम खुद को बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, उसके प्रॉपर हेयर कटिंग है, उसने पूरा एकदम कोट वोट पहना हुआ है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन उसको लेके क्या जाएगा कि हाँ इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो ये अच्छा इंसान होगा। ये हम कह सकते हैं, अच्छा नहीं तो हम ये जज कर सकते हैं कि हाँ ये इसका थोड़ा पर्सनालिटी खुद को मैनेज रख रहा है, तो ये हो सकता है पूरा वेल एजुकेटेड है। ठीक है, वहीं एक वेल एजुकेटेड पर्सन को ही हम लोग ऐसे घटिया से कपड़े पहना देते हैं, हम फालतू सा कर देते हैं, वो इंटरव्यू में जा रहा है वो एकदम मतलब कह सकते हैं उसने शर्ट खोल के रखी है या ऐसे करे, हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा? हाँ, वो वेल एजुकेटेड है, वो सब कुछ है, लेकिन स्टिल हम लोग ये कहेंगे ना कि भाई इसकी पर्सनैलिटी कितनी अजीब सी है, मतलब ये ऐसे कैसे आ सकता है? तो जो हमारे एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं, वो भी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब इसमें मैंने एक लाइन मैंने इसमें डाली थी, इन अदर वर्ड्स पर्सनालिटी इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू अ गिवन स्टिमुलस इन अ सेट मैनर्स। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी है वो एक हमारा ऐसा ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है जो हमें बताता है कि हमें किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लेने बैठी हूँ, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब सामने वाला कोई पर्सन आ रहा है, वो बहुत सही अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, उसकी क्वालिफ़िकेशन है, सब कुछ अच्छी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उसने पूरा वो ड्रेस्ड अच्छे से नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है, अब वो वैसे मेरे सामने आया तो जो उसका ये बिहेवियर था वो मुझे उसपे मेरा रिएक्शन क्या आएगा वो डिपेंड करता है। मेरे दिमाग में तो फट से एक मिनट यही आएगा ना कि ठीक है इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन हाँ, हो सकता है इसका एटीट्यूड ज़्यादा है। या फिर इसको ये नहीं पता कि कहाँ पे कैसी चीज़ों को जाते हैं, तो वो क्या होता है हमारे लिए नेगेटिव जाता है। तो जो पर्सनैलिटी होती है वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा बिहेवियर होता है।
ठीक है? कि हम लोग प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होके जा रहे हैं, हमारा अच्छा बिहेवियर है, हम सामने वाले को जाके नॉर्मल हैंडशेक कर रहे हैं, हम उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारा ऑर्गनाइज्ड बिहेवियर है। उसके बेस पर जो सामने वाला इंसान होगा, वो रिएक्शन देगा या कह सकते हैं वो रिएक्ट करेगा। अब हम वहीं पे बात करें डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी की, कि पर्सनैलिटी में कौन-कौन से डिटरमिनेंट होते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है हेरिडिटी। इसका मतलब क्या होता है, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है? या कह सकते हैं कुछ ऐसी क्वालिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हो। क्वालिटीज़ फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, कुछ ऐसी क्वालिटी हर इंसान में होती है जो उसके पेरेंट्स से मिली हो। या फिर हम कह सकते हैं, जैसे हमने ऊपर बात करी थी एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स में, वैसे फेस की कुछ अट्रैक्टिवनेस हो, या कह सकते हैं हम हाइट, हेल्थ, कभी-कभार हम लोगों को बोला जाता है ना कि ये पापा जैसा लगता है, ये मम्मी जैसे लगता है। तो वो क्या चीज़ होती है, वो हमारी क्वालिटी या कह सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिले होते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं। तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ-साथ में एनवायरनमेंट, कि हम किस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, किस ग्रुप में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ग्रुप में हूँ जहाँ पे लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, वो हर चीज़ के पीछे एक पॉजिटिविटी देखते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आई फिर भी वही सोचेंगे कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, या उसके पीछे कुछ पॉजिटिव ढूँढेंगे। तो उसके साथ रह के क्या हो जाएगा, मेरी थिंकिंग में ना वो पॉजिटिव हो जाती है। वही मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहती हूँ जहाँ पे भाई लोग एक-दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं, हर चीज़ के पीछे नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि हाँ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। उससे क्या होता है, मेरी एक वो पर्सनैलिटी थोड़ी नेगेटिव वाले में जाती है। तो जो हमारा आस-पास का एनवायरनमेंट होता है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। साथ-साथ में सिचुएशन, कि हम किस सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल मैं बहुत टेंस्ड हूँ, ठीक है? मेरी हो सकता है किसी और बात को लेकर मेरी टेंशन चल रही हो, लेकिन हाँ, मैं बहुत टेंशन वाले एनवायरनमेंट में हूँ, या मेरी सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। वहाँ पे जो मेरी पर्सनैलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट आएगी। साथ में मैं ऐसे हूँ जहाँ पे भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं फ्री हूँ, मैं आज खुश हूँ, सब कुछ मेरा अच्छा-अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी कुछ और दिखेगी। कभी-कभार हम कहते हैं ना कि हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों में इरिटेट हो जाते हैं, या कह सकते हैं हम छोटी-छोटी चीज़ों में चिढ़ने लगते हैं। क्यों चिढ़ने लगते हैं? क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे हमारे दिमाग में कोई और प्रॉब्लम चल रही हो। लेकिन हमने उसको लेकर क्या रिएक्ट किया, या फिर कह सकते हैं हमने क्या पर्सनैलिटी दिखाई, कि एक वो चिड़चिड़े वाली, कि हाँ भाई मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं सबको डाँटने लग गई, मैं सब पे गुस्सा करने लगी। वहीं हो सकता है उस दिन कुछ बड़ी चीज़ भी हुई हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, मैं खुश हूँ, वो इतनी बड़ी चीज़ को भी मैं इतना लाइटली इग्नोर कर जाऊँगी ना कि हाँ ठीक है, ये तो छोटी-सी बात है, इतना क्या सीरियस लेना। तो जो ये डिटर्मिनेंट्स है पर्सनैलिटी में, उसमें सिचुएशन भी उसको डिसाइड करती है कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, अब बात करें हम लोग मेन टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ की, तो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, सबको पता होगा इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। इंट्रोवर्ट हम लोग हमेशा बचपन से कहते हैं ना, ये इंसान एक्सट्रोवर्ट है, ये सबसे जल्दी घुल-मिल जाता है। ये वही इंसान ये इंट्रोवर्ट है, कि मैं किसी से बात करना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करता। मैंने लिमिट की बात करी कि हाँ, ठीक है, थोड़ी-सी बात थी तो मैंने कर ली, मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, मैं ज़्यादा लोगों के साथ घुला-मिला नहीं, या कह सकते हैं ज़्यादा सोशल नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, ये इंट्रोवर्ट होना हो गया। वही एक्सट्रोवर्ट, कि हाँ, ठीक है, सब लोगों से घुलना-मिलना हो गया, थोड़ा, या हम कह सकते हैं थोड़ा सोशल हो गए, तो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी हमारी 2 टाइप की होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। वहीं अगर हम और बात करें तो एक होती है हमारी टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होती है, जहाँ पे वो हार्ड वर्किंग होता है, या कह सकते हैं हम हाइली अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, कि हाँ, अचीव करनी है कुछ चीज़, या कहते हैं कि उसको अर्जेंसी होती है कि हाँ, ठीक है, मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है, मैं जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कर दूँ, उसके पीछे मैंने पूरा अपना हार्ड वर्क लगा दिया। वो कैटेगरी कौन-सी आती है? वो टाइप ए आती है। वहीं जो टाइप बी पर्सनैलिटी होती है, वो क्या होती है? वो थोड़ी-सी फ्री होती है कि ठीक है यार, कोई काम मिला है ना, कर देंगे। ये नहीं मैं बोल रही कि वो नहीं करते, पर वो थोड़े-से ईज़िली वाले होते हैं। कि अच्छा चलो, चलो ठीक है, देखा जाएगा, या कोई प्रॉब्लम आई तो अच्छा ठीक है ना, देखते हैं। वहीं हम कुछ लोग होते हैं, ये प्रॉब्लम आई है, चलो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वहीं हम कुछ कहते हैं, अच्छा ठीक है, छोड़ो ना। ये छोड़ो ना वाला जो बिहेवियर होता है ना, वो हमारा आता है टाइप बी पर्सनैलिटी में। ठीक है? वहीं हमारी कुछ होती है जो जजिंग होती है, जो फॉलो करते हैं प्लान्स को, डिसीजन लेते हैं, और साथ में देखते हैं कि मतलब नीड ओनली दैट व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर द वर्क, या फिर वो सिर्फ वही काम करते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, हम प्रॉपर प्लान से जाएँगे, हम डिसीजंस लेंगे और वही काम करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फालतू के में कोई काम नहीं करने। वो किसमें आता है हमारा पर्सनैलिटी बिहेवियर में? जजिंग में। उसके बाद हमारी आती है परसेप्टिव पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें हम चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हम कहते हैं ना, आजकल की यंग जनरेशन क्या है, जो चीज़ों को अडॉप्ट करती है। कह सकते हैं कि हम लोग कहते हैं, अब इंस्टाग्राम वगैरह, पहले इंस्टाग्राम वगैरह इतना होता था, नहीं होता था ना, आज बच्चे-बच्चे को इंस्टाग्राम चलाना आता है। तो एक वाली पर्सनैलिटी, या फिर कह सकते हैं कोई न्यू फीचर आया है इंडिया में, हर कोई इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ-कुछ लोगों ने उसे 2 मिनट में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है? तो एक वाली पर्सनैलिटी आती है जो न्यू चीज़ को सीखना चाहती है, या न्यू चीज़ को जल्दी से कैच कर लेती है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ये दोनों चीज़ें सबको क्लियर हो गई होगी, पर्सनैलिटी एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, मेन टाइप्स। ओके, गुड।
आई होप मैं अभी बहुत बेसिक से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का सारे मतलब बेसिक क्लियर हो जाए। तभी मैंने आप लोगों को हर एग्जांपल बहुत बेसिक से सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कि ऐसा कुछ डाउट ना रहे या एग्जाम में आप लोगों को नेम से ही समझ में आने लग जाए कि हाँ ठीक है ऐसा है। रियल लाइफ से उसे लिंक करोगे ना, तो पेपर बहुत ईज़िली कर पाओगे। अगर खाली वैसे बुक की लैंग्वेज में जाओगे या उसको करोगे तो थोड़ा टफ हो जाता है, बट उसको रियल लाइफ से मतलब कनेक्ट करके चीज़ों को जब समझने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेगी वो। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमारी आती है थ्योरीज़, कि हमारी पर्सनैलिटी की कौन-कौन सी थ्योरीज़ है, जिसमें हमारी आती है ट्रेट थ्योरी। अ, 1 सेकंड, उनका टाइप्स हो गया है। ठीक है, अब हम लोग थ्योरी की बात करें। देखो ये थ्योरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो वैसे तो कम आती है एग्ज़ाम में, स्टिल आप लोग एक बार इसको पढ़ के जाना, क्योंकि इसके भी चांसेस होते हैं कि आ जाए। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारी आती है होती है ट्रेट थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि हम अटेम्प्ट टू लर्न व्हाट ट्रेट्स मेक अ पर्सनालिटी एंड हाउ दे रिलेट टू एक्चुअल बिहेवियर। मतलब इसका नॉर्मली मतलब ये होता है कि इसमें हम चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, कि ट्राई करते हैं समझने का कि अगर कोई चीज क्यों हो रही है तो यह उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, और उसको जो हमारा एक्चुअल बिहेवियर है उसे हम लिंक करने की कोशिश करते हैं, कि हाँ ठीक है, अगर कोई इंसान किसी तरीके से बिहेव कर रहा है तो हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, या इसके पीछे हमारे क्या रीजन है। तो ये हमारा होता है ट्रेड थ्योरी। उसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम फोकस करते हैं इनर वर्किंग ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, हम कभी-कभार कहते हैं ना कि हमारे खुद के अंदर, ये लाइन आप लोगों ने बहुत इंस्टाग्राम वाली आप लोगों की अभी वो होगी, तो आप लोग बहुत सुनते होंगे कि हमारे अंदर बहुत चीज़ें चल रही है या हम लोग अंदर ही अंदर खुद से फाइट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर चल रहे हैं, हम इंटरनल चीज़ों को वो कर रहे हैं, तो ये इनर वर्किंग होती है, कि हाँ, हम लोग अंदर से कुछ फ्रस्ट्रेटेड है तो हम उस पे वर्क करते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं घूम आते हैं, हमें थोड़ी शांति मिलेगी। कई बार हम कहते हैं ना कि हमें चीज़ों से थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए। एक काम करते हैं, कहीं अच्छी सी जगह पे घूम के आते हैं। तो ये वो वाली थ्योरी में होता है कि हमारी पर्सनैलिटी को भी ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट करती है। जो उसके बाद नेक्स्ट आती है वो हमारी जो थर्ड वाली है, उसमें हम लोग करते हैं फ़ोकस ऑन प्राइवेट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे, साथ-साथ में पर्सनल ग्रोथ पे, जहाँ पे हमारा पूरा फ़ोकस किस पे होता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ पे, कि हाँ, हम लोग पर्सनली ग्रो करें, सब्जेक्टिव रहे, थोड़ा चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करें इन अ पर्सनल वे, खुद से रिलेटेड। और जो हमारी लास्ट वाली है, इसमें हम लोग करते हैं कि एट्रीब्यूट डिफरेंसेस इन द पर्सनालिटी टू सोशलाइज एक्सपेक्टेशन एंड मेंटल प्रोसेस, कि इसमें जो हम सोसाइटी से लिंक कर रहे हैं वो अलग चीजें होती है, एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस अलग होती है। तो ये सारी चीजें हमारी थ्योरीज में आती है, और जो ये चारों थ्योरी है मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बताई है, क्योंकि इसके बारे में अगर डिटेल में आप चाहो तो बुक में लिखा हुआ है, बट हाँ इसके क्वेश्चंस आने के थोड़े से कम चांसेस है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम यहाँ पे मतलब लगाया नहीं है। स्टिल मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी पूरा छोड़ के मत जाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो बुक में इसके बारे में बहुत डिटेल में है। तो प्लीज़ एक बार वहाँ से भी उसका रिव्यू कर लेना। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है परसेप्शन, ठीक है? अब इससे पहले मैं आप लोगों को परसेप्शन समझाऊँ, उससे पहले आप लोग ये देखो। अब ये मुझे सबसे पहले देखकर बताओ कि इस इमेज को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको क्या लग रहा है इस इमेज को देखकर कि इमेज किस चीज़ की है? बताओ इस इमेज को देखकर क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले जैसे ही आपने इस इमेज को एकदम से देखा, तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में क्या आया? जो फर्स्ट स्टक किया था ना दिमाग में इस इमेज को देखकर, वो बताओ मुझे सबसे पहले कि वो क्या आया? एक इंसान, ओके, ओल्ड मैन, ओके, ठीक है। एक किले का दीवार है, गुड, राइट अ गर्ल, लेडी, राइट। तो देखो आप लोगों ने हर मतलब कितने आप लोगों ने कितनी अलग-अलग चीज़ें पकड़ी इसमें, कि किसमें कितना कुछ है। डॉग दिखा आपको, एक ओल्ड मैन दिखा, वुमन दिखी, एंग्री मैन दिखा, कितना कुछ दिखा। ठीक है? तो अब ये सब चीज़ें क्यों हुई? हगिंग ईच अदर, गुड। मतलब देखो आप ये सब चीज़ें क्या हुई, ये आपके माइंड की क्रिएटिविटी ने बोला। इसमें क्या हुआ? इसमें आपने चीज़ों को वो देखा जो आप देखना चाहते थे। यहाँ पे आप लोगों को खुद चैट से पता चल रहा होगा कि हर इंसान ने अलग-अलग चीज़ों को कैच किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इंसान का परसेप्शन अलग-अलग है। हाँ, ठीक है, बहुत लोगों के सिमिलर होते हैं, लेकिन हमारी थिंकिंग क्या है, वो हर इंसान की डिपेंड करती है। तो मैंने देखो इसमें खुद एक लाइन डाली हुई है, वी डोंट सी थिंग्स एज़ दे आर, वी सी थिंग्स एज़ वी आर। मतलब हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम चीज़ों को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं, ठीक है? अब हम लोग चीज़ों को बहुत नेगेटिव नेगेटिव देखते हैं, तो
हो सकता है वो चीज़ें नेगेटिव ना हो। उसके पीछे मे बी रीज़न ये हो कि हमारी थोड़ी थिंकिंग नेगेटिव हो गई है, या मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि हम लोग ऐसे ग्रुप्स में हैं जहाँ पे हर चीज़ों को नेगेटिव देखते हैं। ठीक है? वहीं अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है तो हम वो नेगेटिव चीज़ में से ही हम पॉजिटिव देख सकते हैं। अब देखो इसमें कितना कुछ है। ये एक मैन दिख रहा है, एक वुमन दिख रहे हैं, ये यहाँ पे एक मैन और है देखो, सॉरी, ये एक मैन और है, यहाँ पे एक डॉग है, तो कितना कुछ है। अब हर इंसान ने अपनी-अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखने की कोशिश करी। भैया मैं नेक्स्ट इसकी बात करूँ, बताओ इसमें आप लोगों को क्या-क्या दिख रहा है? क्या आप लोगों को इसमें क्या-क्या दिखा है? ओके, country, water kind, but not like that. Okay, good. हुँ। अब आप लोग खुद देखो, आप लोगों ने इसमें कितनी सारी, एक सिंपल सी इमेज थी जिसमें आप लोगों ने कितनी सारी चीज़ें नोटिस कर ली। ठीक है? ये सब क्या है? ये आप लोगों का परसेप्शन हुआ। हर इंसान का अलग-अलग परसेप्शन हुआ, हर इंसान ने अलग-अलग उस चीज़ को लेकर सोचा। वो आपका क्रिएटिव माइंड था जिसने अलग-अलग चीज़ को कैच करा। किसी को वो रिवर दिखी, किसी को वो वूमेन दिखे, किसी को स्टोन दिखे, तो हर इंसान को अलग-अलग चीज़ें दिखी। तो इस दोनों जो हमारी इमेज थी, 1 सेकंड। ये जो दोनों इमेज थी, इस दोनों इमेज के थ्रू मैं आपको जो नॉर्मली चीज़ समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि परसेप्शन क्या होता है। ठीक है? तो परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, सेलेक्टिंग एंड ऑर्गनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड चेकिंग एंड रिएक्टिंग टू द सेंसेशरी स्टिमुली और द डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सबसे पहले रिसीव करना, उसको सेलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज, इंटरप्रिटेट करना, ये हमारा होता है परसेप्शन। अब आप लोगों को जो मैंने इमेज दिखाई, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले उस इमेज को देखा, आपने उसमें से कुछ चीजें पिक करी, किसी को लगा वो रिवर है, या आपने वो व्हाइट एरिया, जैसे हमने जो लास्ट इमेज देखी थी ये वाली, इसमें किसी ने वो व्हाइट एरिया को पिक करा। वहीं हो सकता है किसी ने जो ये रॉक्स थे, उस रॉक में ये नहीं देखा कि ये कुछ मतलब एक खिड़की टाइप का भी कुछ है, कि यहाँ पे कुछ विंडो टाइप का है, तो ये किसी ने ये विंडो को पिक करा, ठीक है? वहीं किसी ने ये देखा कि हाँ, ये तो कुछ वुमेन्स है जिसने व्हाइट कलर का पहना हुआ है। ऊपर किसी ने हो सकता है ये पेड़ वगैरह को नोटिस किया, किसी ने ये क्लाउड को नोटिस किया। तो ये सब क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम आप लोगों ने देखने के बाद चीज़ों को सेलेक्ट किया। फिर सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, हमने उसको ऑर्गनाइज़ करने की कोशिश करी कि हाँ, ये कुछ रिवर टाइप का भी है, हो सकता है कहीं से रिवर निकल रही है, या जो भी आप लोगों की थिंकिंग थी, उस वे में उसको आपने ऑर्गनाइज़ करने की कोशिश करी, साथ-साथ में आपने उसको इंटरप्रिटेट किया कि ये नॉर्मल ये फ़ोटो बोलना क्या चाहती है। ठीक है? तो आप लोगों ने एक डाटा पे कितनी सारी चीज़ों को देख लिया, तो ये क्या होता है, ये आप लोगों का परसेप्शन। ठीक है? नॉर्मली आपने क्या किया, परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को देखकर उसको एक मीनिंग दे रहे हैं। आपने एक फ़ोटो देखी और उसने आपने नॉर्मली उस फ़ोटो को देखकर एक मीनिंग दे दिया कि हाँ, ये तो नॉर्मली कुछ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे किसी ने ये बोला, एक एंग्री मैन दिख रहा है इस वाली फ़ोटो में। तो क्या किया, किसी ने उस फ़ोटो को देखकर उसकी जो सारी चीज़ें थी, उसको डेटा को कैच किया और उसके बाद एक कन्क्लूज़न निकाला कि हाँ, ये एंग्री मैन है। ठीक है? तो ये चीज़ें क्या होती है, ये हमारा परसेप्शन होता है। ठीक है? अब खाली परसेप्शन ये नहीं है कि हम सिर्फ़ देखकर ही कर सकते हैं, परसेप्शन हम सुन के भी कर सकते हैं। कभी-कभार हम कहते हैं ना, हम किसी के बारे में कुछ बातें सुनते रहते हैं कि नेगेटिव-नेगेटिव बातें, हम थोड़ी उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं। वहीं कुछ चीज़ों को हम टच करके भी परसेप्शन कर लेते हैं कि हाँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खाने का ही अगर हम ले लेते हैं, करेला या ऐसा कुछ होता है। हम लोग कोई ये कहते हैं करेला बहुत टेस्टी होता है, सब कुछ होता है। हाँ, वो टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक हम लोग उसको टच करते कहते हैं ना कि इसकी स्किन कितनी रफ़ सी है या कितना रफ़ है ये, कैसे इसमें ये है, तो हमारे माइंड में एक उससे रिलेटेड हो गई। वही टेस्ट, स्मेल, हम लोग कुछ चीज़ों को टेस्ट करके कर लेते हैं। अब नींबू वगैरह होते हैं, वो खट्टे होते हैं, तो हमारी उसकी परसेप्शन ये है कि ये तो खट्टी है ये चीज़। या हम स्मेल करते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि हाँ, ये अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब ये कुछ अच्छी-सी चीज़ होगी। ये ऐसी स्मेल आ रही है, मतलब ये ऐसा होगा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि परसेप्शन की जो इन्फॉर्मेशन को हम गैदर कर रहे हैं, वो हम लोग देखकर, सुनकर, टच करके, टेस्ट करके हम कैसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में हर कोई ब्लाइंड फोल्ड खेलता होगा कि आँखों को बंद किया, उसके बाद चीज़ दे दी कि अब इसको टच करके बताओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आँखों को बंद कर दिया, अब मैंने जैसे आपके करेले की बात करी थी, आपके सामने रख दिया। आपने उसकी जो स्किन थी उसको टच करके देखा कि हाँ, ये तो स्किन वैसे ही टच वाली, ये वैसे लग रहे हैं, तो हो सकता है ये हो।
ठीक है? वहीं उसको बाद क्या किया आपने उसको उठा के उसको स्मेल करने की कोशिश करी, आपको फिर भी समझ में नहीं आया। उसके बाद आपने क्या किया उसको टेस्ट किया। तो वो जो एक कड़वापन होता है टेस्ट में अगर कच्चा खाओगे तो कड़वा ही लगेगा। आपको ये मत बोलना कि आप पका के खाएँगे तो कड़वा नहीं होगा। तो वैसे अब आप लोगों ने उसको टेस्ट किया तो क्या हुआ वो एक वो मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कड़वा हुआ। तो अब आपने क्या किया आपने अगर आपकी ब्लाइंड फोल्ड है, आप लोग देख नहीं पा रहे, आपने उससे रिलेटेड एक अपना परसेप्शन बना लिया कि हाँ, ये जो भी खाने की चीज़ है ये बहुत कड़वी है, इसकी थोड़ी स्किन ऐसी है। तो ये सब क्या है? ये हमारी थिंकिंग है। ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा जैसे मैंने इसमें लिखा था कि परसेप्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आता है इनपुट्स, इसमें हम कहते हैं स्टिमुली कि हम लोग सबसे पहले चीज़ों को देखते हैं या चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। फिर थ्रूपुट्स इसका मतलब क्या होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं कि जैसे फोटो में आपने चीज़ों को सेलेक्ट किया कि ये पानी है, ये रॉक है, तो हमने वैसे लिमिटेड चीज़ों को सेलेक्ट किया तो क्या होता है फिर सिलेक्शन होता है। फिर हम उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उससे हम लोग क्या निकालते हैं, एक मीनिंग निकालते हैं। फिर हम उसके बेस पर एक एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे ये बोल दिया होता है कि हाँ, ये एक फ़ोटो को देखो और इस पे अब आप कोई एक स्टोरी बनाओ, ठीक है? क्या स्टोरी बनाओगे आप लोग? शॉर्ट में बताना मुझे कि आप लोग क्या स्टोरी बना सकते हो? अगर मैं आपसे एक शॉर्ट में पूछूँ कि आप जो ये वाली फ़ोटो है, इस फ़ोटो को देखकर आप क्या मतलब स्टोरी बना सकते हो? चलो, इस वाले में मैं आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ। ओके, ओके। ठीक है, तो देखो हर इंसान ने अलग-अलग स्टोरी बनाई, ठीक है? अब जैसे मैं अपने हिसाब से सोचूँ तो आप लोगों क इसमें मैं ये नहीं कह रही कोई सही है, कोई गलत है। हर इंसान सही है क्योंकि हर इंसान की अपनी-अपनी थिंकिंग है, ठीक है? वहीं हम लोग ऐसा कुछ देख के बना सकते हैं कि हाँ, देखो ये कोई मैन अपने घर जा रही है लेकिन कोई इंसान है जिसको डर लग रहा है या फिर कोई एक डॉग बैठा हुआ है जैसे अभी किसी ने लिखा भी कि उसको वो डॉग से डर लग रहा है, व्हाटएवर कोई भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया हमने चीज़ों को गैदर करा, उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गनाइज़ करा और उस पे हमने एक्शन लिया। अब एक्शन के लिए हमने एक स्टोरी बनाई जिसमें हमने कुछ भी कर दिया, ठीक है? जैसे आप लोगों ने स्टोरी फॉर्म करी कि हाँ, उसको डर लग रहा है, उसके बाद उसके बेस पर आपने आगे स्टोरी बनाई कि उसके बाद ऐसा होगा, वैसा होगा। तो अगर अब मैं एक ऑर्गनाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ, तो ऑर्गनाइज़ेशन क्या करता है कि सबसे पहले चीज़ों को देखकर जो परसेप्शन होता है एक इंडिविजुअल का, उसको वो देखकर वो गैदर करेगा कि हाँ, उसका बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है। ठीक है? उसके बाद उसने बिहेवियर उसका कैच कर लिया, सबसे पहले उसका बिहेवियर उसने देख लिया कि हाँ, ये बहुत गुस्से में रह रहा है, तो क्यों? तो उसने सबसे पहले क्या कैच किया? वो गुस्सा। उसके बाद उसने उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा ऑर्गनाइज़ करके उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करी कि हाँ, इसके इस गुस्से के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है इसकी सैलरी अच्छी नहीं है, हो सकता है इसके पीयर्स उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, हो सकता है वो जिस ग्रुप में है, उस ग्रुप में खुश नहीं रह रहा या वो जिस जॉब पे वर्क कर रहा है, उस जॉब से सैटिस्फाई नहीं है, व्हाटएवर कोई भी रीज़न हो सकते हैं। ठीक है? तो क्या करा, हमने उसको सेलेक्ट करके, उसको ऑर्गनाइज़ करके, उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करी, देन उसके बाद एक मैनेजर ने, एक ऑर्गनाइज़ेशन ने उसके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया उसने? उसने हो सकता है उसको लग रहा था कि हाँ, ये अपनी सैलरी वगैरह में नहीं है तो थोड़ा इंक्रीमेंट दे दिया या जो अपनी वो जॉब थी उससे वो सैटिस्फाई नहीं था तो उसको ऐसे कुछ टास्क दिए जिससे वो मोटिवेट हो तो उसको दूसरे तरीके से उसे मोटिवेट करने की कोशिश करी। ठीक है? तो ये होता है परसेप्शन। अब बात करें कि फैक्टर्स कौन-कौन से आई होप वैसे अभी तक परसेप्शन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि परसेप्शन से रिलेटेड अगर अब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है? हाँ, अब हमारी बात करें फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन की कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है? तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या होता है, हम अभी भी हमने पहले भी बात करी थी कि हमारी नीड, डिज़ायर जैसे अभी मैंने वो बात करी कि हो सकता है वो
खुश ना हो या उसका परसेप्शन बहुत नेगेटिव जा रहा है उसकी कंपनी को लेकर, ठीक है? अब उसके पीछे क्या इंटरनल फैक्टर हो सकता है कि या तो उसकी नीड्स और उसकी डिज़ायर ज़्यादा है। उसको जो सैलरी मिल रही है, वो सैलरी उसको पूरी नहीं हो रही, या कह सकते हैं उसमें उसकी कोई सेविंग नहीं हो पा रही है। उसको लग रहा है कि भाई मेरी सैलरी कम है, मैं इतने में तो अपना घर ही नहीं चला पा रहा हूँ। ठीक है? तो ये जो उसकी नीड है या उसकी डिज़ायर है या उसको ऐसी कुछ चीज़ परचेज़ करनी है जो उसे वो परचेज़ नहीं कर पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कोई कार लेनी है, ठीक है? अब जो मुझे वो कार लेनी है, मेरी वो कार नीड है या कह सकते हो मेरी वो डिज़ायर है, ठीक है? लेकिन मैं उस कार को ले नहीं पा रही जस्ट बिकॉज़ किस किस लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं उस कार को ले नहीं पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जिस भी कंपनी में काम कर रही हूँ, उसमें मेरी इतनी सैलरी नहीं है या मेरी इतनी सेविंग नहीं हो पा रही कि मैं उस कार को परचेज़ करूँ। तो इससे क्या हो सकता है, ये जो फैक्टर्स मेरे परसेप्शन को अफ़ेक्ट करते हैं, इससे रिलेटेड क्या होगा, अभी मेरे दिमाग में एक मेरी कंपनी के लिए ना नेगेटिव आने लग जाएगा कि यार मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, उसके बाद भी ये लोग मेरे को ठीक से सैलरी नहीं दे रहे हैं। इतनी भी सैलरी नहीं आ रही कि मैं एक कार परचेज़ कर सकूँ। इससे क्या हुआ, ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो मेरा परसेप्शन एक कंपनी को लेकर अफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? अब मेरा जो परसेप्शन कंपनी को लेकर हो गया वो नेगेटिव हो गया कि भाई ये तो मेरी मेरी इसको ध्यान ही नहीं है, ये मुझे ऐसा कुछ दे नहीं रही कि मैं जिससे मोटिवेट हूँ, या फिर कह सकते हैं कि हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे उसका रिकॉग्निशन मिले या नहीं मिले, एटलीस्ट अगर कुछ वो सक्सेस हो रहा है तो उसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया जाए या उसके लिए मुझे थोड़े रिवॉर्ड्स मिले, या मेरी नॉर्मल डिजायर है, ठीक है? लेकिन क्या कंपनी ऐसा कुछ कर ही नहीं रही, तो मेरी परसेप्शन उस कंपनी को लेकर नेगेटिव जाने लग जाती है। तो जो इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं वो हमारी आती है नीड और डिजायर, जो हमारी इंटरनली हमसे लिंक्ड होती है, साथ साथ में पर्सनैलिटी, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी अफेक्ट करती है परसेप्शन को। वही जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, नेगेटिव पर्सनैलिटी है तो भाई मैं नेगेटिव ही सोचूंगी कंपनी के बारे में, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है तो मैं पॉजिटिव सोचूँगी कंपनी के बारे में। साथ-साथ में एक्सपीरियंस कि भाई मेरा पुराना एक्सपीरियंस क्या है, ये भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, मेरी परसेप्शन को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी ऐसी कंपनी में से आई हूँ, जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि हाँ भाई, एम्प्लॉइज़ को ना वैसे भी कोई लोग कुछ नहीं मानते। एक मेरी थिंकिंग हो गई है नेगेटिव कि हाँ, एम्प्लॉइज़ को कुछ भी नहीं मानते। वहाँ मैंने उस कंपनी में भी काम किया, मैंने इतना कुछ किया उस कंपनी के लिए, उस कंपनी ने कभी मेरे लिए थोड़ी कुछ किया। तो क्या इससे मेरे एक बैड एक्सपीरियंस है। अब इस जो बैड एक्सपीरियंस है उससे मेरा परसेप्शन क्या मेरी कंपनी को लेके क्या होगा, नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस वाली चीज भी अफेक्ट करती है। ठीक है, वही बात करें कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसमें साइज, हमारी कंपनी का साइज क्या है, ये भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी बहुत बड़ी है तो वो मेरे परसेप्शन को अलग अफेक्ट करेगा। ठीक है, कंपनी छोटी है वो अलग करेगा। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कॉन्ट्रास्ट, स्टेटस, ये सब चीजें भी होती है जो एक्सटर्नली अफेक्ट करती है कंपनी को। तो आई होप ये फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को, ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम लोग ने पर्सनालिटी और परसेप्शन दोनों टॉपिक्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। किसी को कोई डाउट हो दोनों टॉपिक में से तो प्लीज पूछ लो। हाँ, आई थिंक रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी। लास्ट कल की भी तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी, तो आज की भी होगी वैसे तो। इंटेंसिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी वगैरह कि कितना कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल्स बहुत जल्दी हो रही है तो उन सबको कहते हैं इंटेंसिटी। परसेप्शन के बाद 5 मिनट का ब्रेक मैं दे दूंगी। हाउ टू इम्प्रूव परसेप्शन, अच्छा परसेप्शन को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके बहुत सारे वे होते हैं परसेप्शन को इम्प्रूव करने के। देखो, सबसे पहले अगर मैं एज अ मैनेजर हूँ, ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरी कंपनी है या फिर मेरे जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उसका जो परसेप्शन है मेरी कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगी, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि जिससे वो लोग मोटिवेट हो। वो उसके बारे में अच्छा, मैं अपनी कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी उन्हें कि हाँ, देखो भाई ये कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर रही है, ये इतना अच्छा कर रही है, ये कॉम्पिटिशन दूसरी कंपनीज़ को प्रोवाइड कर रही है। शॉर्ट में बता दूँ, ओके, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो फिर मैं उन लोगों को वैसे, तो हम लोग फिर उसके हिसाब से सोचेंगे, मैं उसके एक्शन लेने की कोशिश करूँगी, तो हम वैसे इम्प्रूव करते हैं परसेप्शन को। मैं मोटिवेट करूँगी एम्प्लॉइज़ को, तो मैं उस वे में परसेप्शन को इम्प्रूव कर सकती हूँ। आप सब लोग भी 5 मिनट का ब्रेक लेकर पानी-वानी पी लो। हाँ, मतलब बिहेवियर या देखो, हमारी थिंकिंग नेगेटिव है, तो परसेप्शन नेगेटिव हुआ। मैं बार-बार ये समझा रही हूँ उसको पॉजिटिव करना है तो चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कर 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रही हूँ, सब लोग पानी-वानी पी लो। उसके बाद 5 मिनट बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तब तक उतनी देर में तो मेरे से यहाँ से पूछ सकते हैं चैट में। रिविज़न क्लास की आई थिंक आप लोगों को एसएल वगैरह की वेबसाइट पे मिल जाएगी।
कल की क्लास अगर किसी ने जॉइन की होगी तो कल की क्लास में भी होगी। इवन अभी किसी ने शेयर भी करी थी चैट में। किसी ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे? 10 ईयर कोई देख रहा हो या फिर किसी ने प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखे हो? कोई ऐसा टॉपिक लगा था यूनिट 1 का जो अभी तक मतलब हमने कवर ना किया हो? उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो एग्ज़ाम में? मतलब अगर मैं ये बात करूँ जब अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उस हिसाब से उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ईज़िली अटेम्प्ट हो जाएगा पेपर में, राइट? आप लोग उससे रिलेटेड कोई गलती नहीं करोगे। कॉलेजियन मॉडल्स एंड ऑल राइट। ओके, परसेप्शन हाँ, परसेप्शन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परसेप्शन तभी मैंने बहुत आप लोग को डीप में क्लियर करा है। यूनिट 1 का मैं एक बार ठीक है रिवीजन दे दूँगी यूनिट 2 के आखिरी में। हाँ, एसओएल का स्टडी मटेरियल भी अच्छा है, आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप लोग ईज़िली उसे भी रेफर कर सकते हैं। चलो, अब हम लोग आगे कर चलते हैं, हो गया 5 मिनट का ब्रेक। अब नेक्स्ट मैं एक बार आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एटीट्यूड, कि एटीट्यूड क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एटीट्यूड्स कैन बी प्रिसाइज़ली can be precisely be defined as a tendency to feel and behave in a particular way toward a some object and the person or a event. ठीक है, अब हम लोग एटीट्यूड, जैसे अभी तक हम परसेप्शन की बात कर रहे थे वैसे ही अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड क्या होता है कि एक हमारी टेंडेंसी होती है कि कुछ चीज को हम कैसे फील कर रहे हैं या हम उसमें कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी पर्सन को लेकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी इंसान है। ठीक है, अब हो सकता है मेरा एटीट्यूड ये है कि मैं उसको अच्छा ही सोचूं उसके बारे में या मैं उसके बारे में अच्छा फील करूं कि हाँ ये इंसान तो अच्छा है। वही कोई इंसान हो सकता है जिसका एटीट्यूड है कुछ वैसा हो तो वो क्या वो कहेगा नहीं भाई ये इंसान में तो बहुत ही है, ये उल्टे काम करता है, काम ठीक से नहीं करता है, या जो भी है उसके बारे में कुछ चीजें नेगेटिव देखे। तो क्या है एटीट्यूड, क्या क्या डिफाइन करता है? एक ऐसी टेंडेंसी फील करने की या बिहेव करने की इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट पर्सन और द इवेंट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एटीट्यूड मतलब नॉर्मली अगर एक एटीट्यूड से बात समझे वो परसेप्शन के टाइप से रिलेटेड होता है, जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या होता है कि टेंडेंसी है कि हम कैसे चीज़ों को फील कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। गवर्नमेंट की जैसे अभी कोई पॉलिसी है, ठीक है? हो सकता है उस पॉलिसी को लेकर कुछ लोग मतलब पॉजिटिव ले रहे हो, वहीं हो सकता है उसे कुछ लोग नेगेटिव ले रहे हो। तो ये चीज़ें भी A way to show a person behave is called attitude। किसी ने हैंड रेज़ किया था? कोई क्वेश्चन है किसी के हैंड रेज़ किया था? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, किसी ने हैंड रेज़ किया हुआ था।
अ वे टू शो अ पर्सन्स बिहेवियर इज कॉल्ड एटीट्यूड, लिख सकते हैं क्या हम? अ वे टू शो अ पर्सन्स बिहेवियर, हाँ, ये कह सकते हैं बट नॉट एग्जैक्ट मीनिंग, थोड़ा-सा इसको एलैबोरेट कर देना तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, बाकी हाँ, वैसे ठीक है। उसके बाद बात करें हम फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड की कि एटीट्यूड बनता कैसे है, एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि कभी कभार हम चीज़ों का खुद एक्सपीरियंस लेने के बाद हम उस पे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। ठीक है, अब मैं किसी इंसान के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं उसको देख रही हूँ कि हाँ, वो इंसान तो अच्छा है, या फॉर एग्जाम्पल मैं भी आप लोगों के साथ क्लास में हूँ। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मेरा एटीट्यूड क्या, मेरा वो फ्रेंडली एटीट्यूड हो जाएगा आप लोगों के साथ, मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने में अच्छा लगेगा, या कह सकते हैं मैं भी एक इंटरेस्टेड फील करूँगी कि हाँ, आप लोग मेरे आंसर्स का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो मेरा एटीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। वहीं अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन्स पूछ रही हूँ, आप लोग कोई मतलब रिप्लाई नहीं, या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो सकता है। अ, हो सकता है आप में से बहुत लोग कंपनी में काम करते हो, ठीक है? कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप काम करते हो, वो आपके साथ बहुत इन्वॉल्व्ड है, वो हर चीज़ों में आपको प्रेफ़रेंस देता है या आपसे आपके आइडिया को वेलकम करता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका एटीट्यूड अलग होगा। वहीं हो सकता है आप उसके पास कोई ऐसा पर्सन हो, आप उसके पास आइडिया लेके जाओ, वो कहे ये बोले कि मुझे आपके आइडिया की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। वो उसका एक वो रूड एटीट्यूड हो। तो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो कैसे फ़ॉर्म होता है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस से। जब हम चीज़ों को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उससे हमारा एक एटीट्यूड अलग फ़ॉर्म होता है। अभी मैं वो क्लास की बात कर रही थी, अब मैंने जो आप लोगों के साथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस करा क्लास में, या फिर आप लोगों ने जो मेरे साथ करा, उससे वो एटीट्यूड अलग बनेगा। ठीक है? तो हर चीज़ों का वैसे डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड अलग-अलग बन सकता है। वो किससे होगा? हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से। साथ-साथ में सोशल लर्निंग में, मतलब हम जहाँ पे उठते-बैठते हैं, वहाँ से जो हमने चीज़ें सीखी है, उससे रिलेटेड भी हमारे एटीट्यूड फॉर्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि जो बड़े होते हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। तो ये सब क्या है? हमारी सोशल लर्निंग है। ये हमारा अब एटीट्यूड है कि हमें दिख रहा है कि हाँ भाई, बड़े इंसान हैं, हमें उसके सामने नहीं बोलना, हमें उनसे बहस नहीं करनी, हमें उनसे मतलब कुछ हम कहते हैं ना कि बड़ों को हम कभी तू से बात नहीं करते, हम आप करके रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी वो सोशल एटीट्यूड कह सकते हैं, ये हमारी वो सोशल लर्निंग है जो हमें बचपन से सिखाई गई है। तो फॉर्म कैसे हुआ एटीट्यूड? या तो हमें उस चीजों से जो हमें बचपन से सोसाइटी ने सिखाई है, पेरेंट्स ने सिखाई है, सबने आसपास के एनवायरनमेंट ने सिखाई है, और साथ में कुछ से डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। हम हमारा होता है ना, अगर हमारा किसी चीज को लेकर एक्सपीरियंस बहुत बेकार होता है, तो उस चीज को लेकर हमारा एटीट्यूड क्या होता है? हमारा बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होता है। हमें लगता है कि नहीं भाई, इसको लेकर हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार है, हमें वो चीज करनी ही नहीं है। ठीक है? तो वैसे हर इंसान का किसी चीज़ को लेके पॉज़िटिव एक्सपीरियंस होता है, किसी चीज़ को लेके नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो उसका पॉज़िटिव एक्सपीरियंस और जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, वो क्या करता है? वो उसके एटीट्यूड को फ़ॉर्म करता है। ठीक है? तो आई होप फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, वो हमारा आता है लर्निंग एटीट्यूड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ठीक है? जो अभी मैंने आपको बताया कि हम एटीट्यूड को अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, उसके साथ-साथ हम लोग क्या करते हैं, हम एटीट्यूड को किससे लर्न करते हैं? ऑब्जर्वेशन से। ठीक है? जिसमें हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है अटेंशन। अब मैं अगर किसी चीज़ पे कोई अपना एटीट्यूड बना रही हूँ, या फिर मैं कुछ कर रही हूँ, सबसे पहले क्या है, मुझे उस पे अटेंशन, मुझे उस पे ध्यान देना तो ज़रूरी है। ठीक है? तो सब अगर मैंने आपको वो फ़ोटो दिखाई थी। अगर आप उस फ़ोटो को ठीक से नहीं देखते, आप उस पे अटेंशन ही नहीं करते, तो आप उसके रिलेटेड कोई अपना परसेप्शन बना सकते? उससे रिलेटेड कोई आपका एटीट्यूड बन पाता? नहीं हो पाता ना। वैसे ही अगर हम किसी इंसान के साथ काम कर रहे हैं, अगर हमने उस पे ध्यान ही नहीं दिया कि भई वो क्या है, कैसा नहीं है, क्या है, तो आप उससे रिलेटेड कोई अपना एटीट्यूड बना सकते हो? कभी-कभार हम कहते हैं ना कि हम लोग एक लाइन यूज़ करते हैं, जो जैसा है हम उसके साथ वैसे हैं। ये हर इंसान ऐसे, मतलब मैंने बहुत लोगों के मुँह से लाइन सुनी है कि जो जैसा है हम उसके साथ वैसे हैं। वो इंसान कैसा है, वो हमें कब पता चला? जब हमने उसकी तरफ ध्यान दिया। तो हमने सबसे पहला जो उसमें प्रोसेस आता है, वो क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन के बाद नेक्स्ट क्या होता है? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? कि जो भी चीज़ें हमने देखी है, या हमने जो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी है, हमने उसे अपने माइंड में रखा। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम कहते हैं ना कि भई इसने उसके पीछे उसकी बात करी, कि मैंने देखा था, हाँ भई वो उसके साथ उसके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था। तो आपने क्या? आपने सबसे पहले तो उसके पीछे ध्यान दिया, आपने अटेंशन दी कि हाँ, वो उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आपने उस चीज़ को याद रखा। तो अब उस इंसान को लेकर आपका एटीट्यूड क्या हो जाएगा कि भई इससे थोड़ा दूर रहते हैं, ये इसकी बातें उसको कर देता है, उसकी बातें इसको कर देता है, जो नॉर्मल हम लोगों की ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है? तो हमारा सबसे पहले उसके प्रोसेस में क्या आया? सबसे पहले हमने चीज़ों को देखा, फिर हमने उसको याद रखा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उस बिहेवियर को अगेन एंड अगेन हमने देखा कि हाँ, उसने आज इसके साथ किया, अब वो किसी और के साथ कर रहा है, ठीक है? अगर ये तो सारी चीज़ें मैंने नेगेटिव बताई। अब मैं अगर ये बताऊँ कि हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है? अटेंशन। हमने देखा कि हाँ यार, ये इंसान बहुत सही है, इसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो हमने सबसे पहले ये ध्यान दिया कि हाँ, इसको क्या-क्या आता है।
इसको एक्सेल बहुत अच्छे से आती है, इसके वर्ड बहुत अच्छे से है, ये कोडिंग बहुत अच्छे से करता है या जो भी है। ठीक है? तो हमने सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान दिया, उसके बाद हमने चीज़ों को समझने की कोशिश करी कि ये कैसे कर रहा है। हमने याद रखा कि हाँ, अच्छा ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करता है, उस फ़ॉर्मूले को यूज़ करने के बाद वो ये कोडिंग बना पाता है या जो भी है। ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको बार-बार करने की कोशिश करी कि हाँ, ठीक है भाई, हम भी तो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद क्या, जब हमने उस चीज़ों को ट्राई किया, हम उस चीज़ों से कुछ सीखे, तो उसके बाद क्या हुआ, मोटिवेशन। हम मोटिवेट हुए चीज़ों को लेकर कि हाँ, ठीक है, हम लोग नई-नई चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है। उस अब उससे हमारा एटीट्यूड क्या बना, हमारा एक वो सीखने वाला एटीट्यूड बन गया कि हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, हम उसको गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप लर्निंग एटीट्यूड जो हम ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं, वो भी सबको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें अटेंशन ध्यान देना पड़ता है, फिर चीज़ों को याद रखना पड़ता है, उसको फिर बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर मोटिवेशन हमारा लेवल आता है। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पे एक आप लोगों का एटीट्यूड में कंपोनेंट्स डाले थे कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं एटीट्यूड वाली उसकी बात करूँ, जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी बताई, तो एटीट्यूड्स आर द फीलिंग बिलीव्स दैट लार्जली डिटरमाइन्स हाउ एम्प्लॉइज विल परसीव देयर एनवायरनमेंट, कमिट देमसेल्फ टू इंटेंट इमोशंस। ठीक है? तो ये क्या है, ये एक डेफिनेशन है एटीट्यूड की नॉर्मली, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी समझाई थी कि फीलिंग्स या बिलीव्स हमारे जो डिटरमाइन करते हैं कि हाँ, एम्प्लॉयी कैसा बिहेव करेगा या क्या परसीव करेगा उस एनवायरनमेंट में। ठीक है? हम लोग स्टार्टिंग में जब से हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना स्टार्ट किया, हमने आसपास के एनवायरनमेंट की बहुत बात करी कि हम लोग कहते हैं ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, तो जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, ये तो खाली पॉलिटिकल और लीगल वाले में हो गया। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी बोलूंगी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे लोग पॉजिटिव रह रहे हैं, वही एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सब लोग नेगेटिव रह रहे हैं। तो ये एटीट्यूड नॉर्मली क्या है, वो एक फीलिंग होता है, ये एक बिलीव्स होता है, जो डिटरमाइन करता है कि हाउ एम्प्लॉइज विल परसीव देयर एनवायरनमेंट, कि वो कैसे उस एनवायरनमेंट को परसीव करेंगे या उस एनवायरनमेंट को कैसे लेंगे। ठीक है, अब बात करें हम कॉग्निटिव कंपोनेंट की, तो ये क्या होता है, ये ओपिनियन या बिलीफ सेगमेंट होता है कि एक हमारा ओपिनियन है या चीजों को लेकर हमारी क्या बिलीव है, वो एक कंपोनेंट को हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। उसके बाद हमारी बात आती है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है अफेक्टिव कंपोनेंट, जो इमोशंस या फीलिंग्स है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपने उसकी आपके बारे में जो उसकी मतलब एक थिंकिंग थी, एक बिलीव थी, एक ओपिनियन था। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को लेकर आपका एक ओपिनियन बन गया है कि हाँ, ये तो बहुत रूड है। ये क्या है, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया उसके बारे में कि हाँ भाई, ये रूड है, या फिर हम कहते हैं नहीं, बहुत हेल्पफुल है। तो हमने क्या किया, हमने वो हेल्पफुल वाला ले लिया कि हाँ, ये पर्सन बहुत हेल्पफुल है। ये क्या है, ये हमारा ओपिनियन है, ये एक हमारी बिलीव है उस पर्सन को लेकर। तो ये हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हमारी बात आती है इफेक्टिव कंपोनेंट की। इफेक्टिव क्या, फीलिंग या सेगमेंट, इमोशनल थिंग्स, ये हमारी वो होती है। अब वो जिस तरीके से बिहेव करता है, उससे हमें ये फीलिंग आती है कि हाँ, ये हेल्पफुल है। तो ये जो फीलिंग आई हमें उसके साथ काम करके, या ये होता है हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट। उसके बाद हमारी बात आती है बिहेवियर कंपोनेंट की, मतलब एक इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स समवन और समथिंग, कि एक इंटेंशन की भाई, वो हम लोग किसी चीज के ऊपर कैसे बिहेव करें या वो पर्सन किसी चीज को लेकर कैसे बिहेव करता है, वो जो बिहेव होता है या हमारा वो एक्शन होता है, उसको हम कहते हैं बिहेवियर कंपोनेंट्स। तो हमारे एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट आते हैं, कॉग्निटिव जो ओपिनियन और बिलीफ से रिलेटेड होता है, अफेक्टिव जो इमोशंस और फीलिंग से रिलेटेड होता है, वही बिहेवियर जो चीज़ों को इंटेंशनली किस बिहेव में हो रही है, उस चीज़ से रिलेटेड होता है। अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है? द वे वी रिएक्ट टू द ऑब्जेक्ट एज़ अ पर्सन, आई थिंक कैन बी एटीट्यूड। यस, ये भी सही है, संजना ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। क्लियर है अभी तक सबको सब? कोई डाउट एटीट्यूड से रिलेटेड, किसी को कोई डाउट है? ओके, रिपीट कर देती हूँ। देखो, कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या होता है, ओपिनियन या बिलीव, कि हमारी किसी चीज को लेकर हमारा ओपिनियन क्या है या हमारी बिलीव्स क्या है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने भी आप लोगों को एग्जांपल दिया कि किसी पर्सन को लेकर आप हमारा ओपिनियन ये है कि हाँ, ये तो या तो बहुत हेल्पफुल है या फिर ये बहुत रूड है। तो क्या ये हमारी बिलीफ या ओपिनियन है? या फिर अगर मैं इससे आपको और अच्छा एग्जाम्पल दूं, किसी चीज को लेकर हमारे दिमाग पे बचपन से एक बिलीव डाला हुआ है कि भाई, ये ऐसी चीजें नहीं होती। ठीक है? या फिर ये करना गलत होता है। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है ये करना सही होता है, ये करना गलत होता है। ठीक है? तो क्या है, ये हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट है जिस पे हम बिलीव करते हैं। जिस पे हम लोगों की बिलीव का मतलब होता है मान्यता, या कहते हैं जिस चीज़ों को हम लोगों को बताया गया है कि हाँ, ये सही है।
ठीक है? वो चीज़ होती है हमारी कॉग्निटिव कंपोनेंट या हमारा किसी को ओपिनियन भी हो सकता है या बिलीव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कहीं न कहीं पे ये होता है कि भई मैनेजमेंट है वो तो सही डिसीज़न ही लेगा, वो तो हम लोगों के लिए ही लेगा। तो हमारा एक बिलीव है कि हाँ, इनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ये जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें सही करेंगे। तो ये किसी भी एटीट्यूड में जो ओपिनियन या बिलीव होता है, वो सेगमेंट को हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। बस कॉग्निटिव कंपोनेंट से जो मेन चीज़ याद रखनी है, वो याद रखनी है ओपिनियन और बिलीव। हर चीज़ में ना एक-एक कोई ऐसे वर्ड पकड़ो। उस वर्ड से रिलेटेड अगर आप चीज़ को वर्ड को याद रख लोगे ना एग्ज़ाम में, तो आप खुद ही आंसर को फ़ॉर्म कर लोगे। जैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट आया तो उसमें ओपिनियन आ गया। इफेक्टिव कंपोनेंट आया तो उसमें इमोशंस, फीलिंग आ गई। बिहेवियर कंपोनेंट आया तो नाम से पता चल रहा है बिहेव से रिलेटेड है। तो चीज़ों को ऐसे याद रखने की कोशिश करो। ये चैप्टर नहीं, ये यूनिट 2 है, इसमें 2-3 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। अगर आपने स्टडी मटेरियल देखा होगा तो इसमें 2-3 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। तो मैंने यूनिट के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया ताकि हमारी जो 5 रिवीजन क्लास में है उसमें मैं पूरी यूनिट आप लोगों को कवर कर सकूँ, पूरा सिलेबस कवर हो जाए। कोई टॉपिक ऐसा ना रहे सिलेबस में से जो खुद छूट जाए। हम अंधविश्वास नहीं कह सकते, बिलीव्स का मतलब बिलीव्स हमेशा अंधविश्वास या नेगेटिव नहीं होता। बिलीव्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है। कोई भी बिलीफ मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, राइट। जो कोई भी हम लोग जो चीजें पहले से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। जस्ट 2 मिनट, आप लोग भी अगर किसी को पानी वानी चाहिए कुछ पीना हो तो पी लो, जस्ट 2 मिनट ब्रेक। मैं अभी बस 1-2 मिनट में दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड कि हमारे क्या-क्या टाइप हो सकते हैं एटीट्यूड के। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को सारा एग्जांपल मैंने एक पर्सनल इंडिविजुअल के हिसाब से बताया है, तो इसलिए ये मत भूलना कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो टाइप ऑफ एटीट्यूड में हमारे 3 टाइप के आते हैं, जॉब सैटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ठीक है? तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है, वो हमारा आता है जॉब सैटिस्फैक्शन। जॉब सैटिस्फैक्शन से क्या मतलब है, अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड और नेगेटिव फीलिंग्स दैट एन इंडिविजुअल होल्ड्स टुवर्ड हिज और जॉब। मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या होता है कि हम कह सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग, कोई भी फीलिंग हो सकती है जो एक इंडिविजुअल के अंदर होती है अपने जॉब को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कोई जॉब कर रहे हो या मैं हूँ, मैं कोई जॉब कर रही हूँ, या तो मेरे अंदर उसको लेके पॉजिटिव होगी कि हाँ मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मैं जिस जॉब पे कर रही हूँ मतलब मैं उसी चीज के लिए कैपेबल हूँ, या फिर मैं बिल्कुल सही हूँ अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मुझे जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी सही है, मैं आगे ग्रो कर पा रही हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं जॉब को लेकर बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वहीं अगर मेरी कुछ चीज ऐसी हुई कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, मैं किसी पोस्ट पे काम तो कर रही हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि यार मैं तो इसके लिए कैपेबल ही नहीं हूँ, या मैं इस पोस्ट के लिए नहीं बनी हूँ, मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, या मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम तो कुछ और है। तो वो क्या है, वो मेरे लिए नेगेटिव फीलिंग हो गई। तो जॉब सैटिस्फैक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, कि हो सकता है पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, या हो सकता है दोनों साथ में भी हो। ठीक है, मुझे पॉजिटिव, हाँ, मैं अपनी सैलरी से सैटिस्फाइड हूँ। ठीक है, मैं जो काम कर रही हूँ मैं उससे सैटिस्फाइड हूँ कि ठीक है कि मेरा यही काम है, मैं अपनी सैलरी से भी प्रॉपर्ली सैटिस्फाइड हूँ। लेकिन हाँ,
मुझे यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही। मैं उससे कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा वो हूँ कि यार मैं आगे ग्रो तो कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं जिस पोस्ट पे हूँ या मैं जो काम कर रही हूँ, मैं बस हमेशा वही काम कर रही हूँ। मुझे जो सैलरी है चलो ठीक है मेरी सैलरी अच्छी है। लेकिन हाँ, मुझे आगे भी तो बढ़ना है ना, मैं आगे भी तो काम करना चाहती हूँ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मेरे लिए पॉज़िटिव भी हुआ, साथ-साथ में नेगेटिव भी आ गया। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो जो ये कलेक्शन होता है पॉज़िटिव, नेगेटिव फीलिंग्स का, जो एक इंडिविजुअल के अंदर होता है किससे रिलेटेड? जॉब से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं जॉब सैटिस्फैक्शन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड कंसिडरिंग परफॉर्मेंस, इम्पोर्टेंस और सेल्फ वर्थ। मतलब सबसे पहले तो जॉब को आइडेंटिफाई करना, इन्वॉल्वमेंट नाम से क्या समझ में आ रहा है, उस जॉब में इन्वॉल्व हो जाना। तो सबसे पहले क्या है कि आइडेंटिफाई करना जॉब को, फिर उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना कि हाँ मैं जिस जॉब मैं कहीं पे काम करना चाहती हूँ या मैं किसी कंपनी में अब खुद को अप्लाई करती हूँ, सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, मुझे ये जॉब को आइडेंटिफाई करना है, या कह सकते हैं मुझे सबसे पहले उस जॉब को ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे उस अच्छी वाली जॉब को ढूँढना है। मैं क्या करूँगी, मैं सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देखूँगी कि कहाँ-कहाँ पे कौन-सी जॉब है, कौन-सी जॉब मेरी फ़ील्ड की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीचर हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या जो भी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले उसको देखूँगी कि हाँ, कहाँ-कहाँ पे पोस्ट निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, मैं कहाँ-कहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं उसमें एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। मैं उसमें पार्टिसिपेशन मेरा अच्छा होगा। ये नहीं कि हाँ, मैंने आइडेंटिफ़ाई कर दिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है? उसके मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं उस जो परफॉर्मेंस होगी उसको एनालाइज करूँगी, उसको कंसीडर करूँगी, खुद को चेक करने के लिए कि हाँ, मेरी सेल्फ वर्थ इतनी है या नहीं है, या फिर मैं जो कर रही हूँ वो मेरी जो पोटेंशियल है उससे नीचे है या क्या है। मतलब एक तरीके से उसे कंसीडर करना, उसको इवैल्यूएट करना। ये क्या होता है, ये जॉब इन्वॉल्वमेंट होता है कि आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें इन्वॉल्व हो या कह सकते हो उसमें पार्टिसिपेट हो और फिर उसको इवैल्यूएट करना या कंसीडर करना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, वो हमारे आती है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की कमिटमेंट क्या है। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स एंड विशेस टू मेंटेन अ मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम ऊपर में क्या बात कर रहे थे, दोनों में हमने खुद से रिलेटेड बात करी कि हाँ, हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स को होल्ड करना अपनी जॉब से रिलेटेड, फिर उसके बाद हमने बात करी कि हम लोग आइडेंटिफाई करना जॉब को। तो इसमें दोनों में हमने अपने पर्सनल लेवल की बात करी। अब ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना है हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को और उसके गोल को। फॉर एग्जांपल मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि उसका गोल क्या है। कोई सेलिंग की है, कि हो सकता है कोई सोप है या कह सकते हैं कोई कुछ भी हो, प्रोडक्ट को सेल सेल कर रहा है। अब उसका गोल क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उस ऑर्गेनाइज़ेशन को देखा, उसको आइडेंटिफ़ाई करा, उसके गोल क्या है। उसके बाद मैंने उस ऑर्गेनाइज़ेशन में खुद की जगह बनानी स्टार्ट करी। जो ये लाइन है ना, विशिंग टू मेंटेन अ मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइज़ेशन, इसका मतलब क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइज़ेशन में खुद की जगह बनाने की कोशिश करी। तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट यही होता है कि सबसे पहले मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को देखा, उसके गोल को समझा। गोल को समझने का मतलब ये नहीं कि हाँ, मुझे ठीक है पता चल गया उसको रेवेन्यू करना है, उसके बाद मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। गोल को समझने से ये मतलब है कि मैंने उस गोल को अपना गोल माना कि हाँ, मेरी कंपनी ग्रो करेगी तभी तो मैं ग्रो कर पाऊँगी। तो मैं क्या करूँ, मैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए मैं अपना पूरा एफिशिएंटली, इफेक्टिवली वर्क करूँ, जिससे कि मेरी कंपनी को फ़ायदा हो और मेरी कंपनी ग्रो करे। और उसके बाद विशिंग टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, कि मैंने उसमें अपनी कंपनी की जगह बनाई, अपनी कंपनी में अपनी जगह बनाई। अब मैंने वो जगह कैसे बनाई? मैंने भई अपने सारे गोल फुलफिल किए, मैं अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दे रही हूँ कंपनी को, मैं अब जिस जॉब पर हूँ, मैं उसमें अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं बहुत इफेक्टिवली काम कर रही हूँ। तो उससे क्या है, मेरी एक पॉजिटिव रेपो बनी। हम कहते हैं रेपुटेशन बन जाती है। पॉजिटिव रेपो बनी, या कह सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जगह बनी। तो मुझे ऑर्गेनाइजेशनल के लिए कमिटेड होना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो आई होप अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? कॉग्निटिव का मीनिंग मैंने अभी 2 बार समझा दिया है। ये क्लियर है ना अभी तक सबको? और कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो। मैं बार-बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे डाउट पूछते रहो। कॉग्निटिव का मीनिंग मैं एक बार दोबारा बता दूँगी। तो आई होप अभी तक मैं ये कंसिडर करूँ कि किसी भी इंसान को कोई डाउट नहीं है। सब मतलब सब लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है।
ठीक है, कॉग्निटिव वाली चीज़ जो अभी तक क्लियर नहीं थी, मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो, कॉग्निटिव कंपोनेंट, इसका मतलब मैं बार-बार समझा रही हूँ, ओपिनियन या बिलीफ। बहुत सारे बच्चों ने भी उसमें लिखा था कि मतलब एक हमारे जो मन में बताया हुआ है, या एक कह सकते हैं किसी ने लिखा था अंधविश्वास, जो मैंने टोका भी था कि अंधविश्वास नहीं, मतलब विश्वास, या कह सकते हैं जो चीज़ें हमें बचपन से सिखाई गई हो, या ओपिनियन किसी चीज़ को लेकर। तो ये क्या होता है, ये हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में आता है कि हमारा ओपिनियन या बिलीफ सेगमेंट उस चीज़ को लेकर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, मैंने तीसरी बार क्लियर कर दी है ये चीज़। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं थ्योरीज़ की। थ्योरीज़ ऑफ एटीट्यूड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आते रहे हैं। आपने जो अगर प्रीवियस ईयर देखे हुए हैं, तो उसमें भी थ्योरीज़ ऑफ एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले जो हमारी टोटल 4 थ्योरीज़ होती है एटीट्यूड में, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स थ्योरी, रिइंफोर्समेंट बैलेंस थ्योरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। ठीक है? तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है, अगर हम इस थ्योरी को समझे, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जो मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। सपोज यू से वन थिंग बट डू अनदर, मतलब हो सकता है कि आप कह कुछ और रहे हो और आप कर कुछ और रहे हो। ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल, क्लेम यू लाइक अ एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, बट टेक अ टीचिंग। मतलब आप लोग एक बिहेव तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे कर रहे हो, जो चीजों को मैनेज कर रहा है, लेकिन काम क्या कर रहे हो, पढ़ाने का कर रहे हो। तो ये क्या होगी कि आप लोग कह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो वो चीजें जो डिफरेंट होती है। तो उससे क्या होता है कि जो ये चीजों में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंट क्या एक डिसऑर्डनेस लाता है। ठीक है? तो ये हमारी थ्योरी नॉर्मली ये बताती है। ये जो वाली पूरी लाइन है, पहले मैं एक बार ये आपको समझा देती हूँ। सपोज यू से वन थिंग बट डू अनदर। ठीक है? उसके बाद मैंने आप लोगों का एग्जाम्पल लिखा हुआ था। वन एटीट्यूड यू होल्ड इज इनकंसिस्टेंट विद द अनदर, मतलब आपका जो एक एटीट्यूड आपने होल्ड किया हुआ है, वो आपके दूसरे एटीट्यूड से अलग है। ठीक है? वही वाली बात जो ऊपर मैंने आप लोगों को समझाई कि आप बोल कुछ और रहे हो, पर कर कुछ और रहे हो। तो बोलने का आपका एटीट्यूड कुछ और हुआ, आप जो एक्ट कर रहे हो उसका एटीट्यूड अलग हुआ। तो जो आपका दोनों एटीट्यूड है, वो एक दूसरे से क्या है, इनकंसिस्टेंट है, या कह सकते हैं एक दूसरे से अलग अलग है। तो जो ये वाली स्टेट स्टेट होती है, ये क्या करता है, या कह सकते हैं कि ये जो कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसऑर्डेंस। ठीक है? इसमें क्या होता है, इस स्टेज में आप क्या होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, या आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम खुद ही कहते हैं ना कि हम अपने अपने अंदर कंफ्यूज है, कि हम कह कुछ और रहे हैं, हम कर कुछ और रहे हैं। कि हम लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमें करना तो ये काम है, लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर कहीं पे काम कर रहे हो या कुछ भी हो, आप लोगों को पता है कि हाँ ये वर्क बहुत ज्यादा अर्जेंट है, या इसके लिए मुझे आज आंसर करना है। ठीक है? अब आप लोगों को ये बात पता थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके बाद भी उस वाला काम नहीं किया, आपने जाके कुछ और ही काम कर लिया। तो इसमें क्या हुआ, ये भई आपने सोचा कुछ और, आपको पता कुछ और था, आपने फाइनली एक्ट कुछ और किया। अब इस वाली स्टेज से क्या होगा, इस वाली स्टेज से आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, या कह सकते हैं खुद के अंदर बहुत नेगेटिव सा आ जाएगा, या कैसे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, या एक अनईज़ी सी फीलिंग आ जाएगी कि हमने जो चीज़ें चाहते थे, वो चीज़ें हुई नहीं। ठीक है? तो ये क्या है, ये एक चीज़ें मतलब अनईज़ी स्टेज हमारे अंदर डेवलप करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम लोग, मैं बार-बार ये बोल रही थी, कॉग्निटिव डिसऑर्डर। ये चीज़ हमारे अंदर अराइज़ होती है, फिर हमें इसे सॉल्व करके हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। अब आप लोगों को खुद को अगर मोटिवेट करना है, तो आप कैसे करेंगे कि हाँ, अब आपको पता है कि भई आपको उससे रिलेटेड टेंशन हो गई है, आप उसको लेके अच्छा फ़ील नहीं कर रहे। तो आपने क्या डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, पहले वो काम छोड़ के जो काम इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमने सोचा है, पहले हम उसी को करते हैं। पहले हम उसी को करके पूरा खत्म कर लेते हैं, जिससे कि क्या चीज़ें चेंज हुई। तो इसमें क्या, इसमें आपने खुद के मोटिवेट किया खुद को किस चीज़ के लिए? खुद के एटीट्यूड को बदलने के लिए, कि हाँ, जो आपका एक वो एटीट्यूड था कि आपने सोचा कुछ और, करा कुछ और। इससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, या कह सकते हैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो आपने क्या किया, आपने इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करी। आपने उस चीज़ को सॉल्व करके ये डिसाइड किया कि नहीं भई, जो मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट है, या मेरे लिए जो अर्जेंट था, पहले हम वो काम करेंगे। तो ये थ्योरी होती है हमारी। ठीक है? कॉग्निटिव, जो अभी बार-बार मेरे से अभी किसी और ने भी पूछा था कि मैम कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? तो ये हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड, थॉट्स और बिहेवियर, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव। ठीक है? तो आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये शायद जो आप लोग देखो, इसमें मैं हमेशा कह रही हूँ, मतलब बाय वर्ड्स चीज़ों को पकड़ो। तो कॉग्निटिव मतलब थॉट्स या एटीट्यूड, डिसऑनेस्ट मतलब ये होता है कि अनप्लेजेंट स्टेट, या अच्छी नहीं, या टेंशन वाली स्टेट, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने वो चीज़ करी नहीं, जिसकी वज़ह से आपको टेंशन हुई। तो कॉग्निटिव डिसऑर्डेंस क्या होगा कि आपका ये एटीट्यूड या बिलीव, जिसकी वजह से आपकी ये स्टेट, मतलब स्टेज आई, जिसमें आपको टेंशन हुई, आप लोगों को कह सकते हैं कि अनईजी फीलिंग से आई। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई थी, कॉग्निटिव डिसऑर्डर व्हेन अ पर्सन हैज अ टू कॉग्निशन व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब मैं एक तरफ कह रही हूँ कि भाई ये मेरे लिए कुछ काम तो बहुत अर्जेंट है, जिसको मुझे आज ही आज आंसर करना है, दूसरी तरफ मेरा एटीट्यूड या मेरा बिहेवियर क्या था, भाई मैंने उसको करा ही नहीं। ठीक है, मैंने दूसरे काम को करने लगी। तो अभी क्या, मेरे जो ये दोनों बिहेवियर या दोनों एटीट्यूड है, वो तो अलग-अलग है। ठीक है?
फॉर एग्जांपल या मैं कुछ और आपसे वैसे बात करूँ कि मैं किसी चीज़ को लेके कहती हूँ कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये गलत है। या फिर जैसे हम कहते हैं ना स्मोक वगैरह की बात होती है, ड्रिंक वगैरह की बात होती है। तो किसी इंसान को ये बात पता है कि ड्रिंक करना या स्मोक करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसान वो कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, हमारे दोनों बिहेवियर कह सकते हैं या हमारे दोनों एटीट्यूड बहुत अलग-अलग है। हमें यहाँ पता है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसके बाद भी हम वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो उससे क्या हुआ भाई, उसके उससे हमारे अंदर एक टेंशन आ गई, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा या जो भी था, हम लोग अनकंफर्टेबल हुए। कि हाँ, ये चीज़ गलत है। ठीक है? तो ये होती है हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, जिसको क्या है, इसमें हमें हमारे बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है, हमारे एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको स्मोक का ही बताया कि हमें पता है स्मोक करना गलत है, इससे हमारे हेल्थ पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी करी तो ये क्या, ये तो हमने अलग-अलग चीज़ें करी, हमें पता था गलत है, स्टिल हमने वो चीज़ करी। तो एक तरफ भाई ये तो हमारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ना कि नहीं करना चाहिए फिर भी कर ली। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे जो बिहेवियर है, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा कि हमें पता है वो चीज़ गलत है, तो हमें नहीं करना। हमें उस बिहेवियर पे रहना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे हेल्थ के लिए गलत है, तो मुझे नहीं करना। मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा कि मुझे पता है, उसके बाद भी मैं चीज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारी होती है कॉग्निटिव डिसऑर्डर थ्योरी। ये थ्योरी क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आ रही है, वो हमारी आ रही है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है? तो इसको अगर हम थ्योरी को समझें, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, चेंज इन एटीट्यूड टेक प्लेस टू द रिवॉर्ड और इंसेंटिव ऑफर्ड इन द कम्युनिकेशन। मोर कम्युनिकेशन पॉसेसिव, मोर लाइकली चेंजिंग एटीट्यूड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, वो हमें ये कहती है कि जो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, वो क्यों चेंज होता है, या तो उसके बदले हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा हो या हमें कोई इंसेंटिव मिल रहा हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोगों को पता था कि ये काम इंपॉर्टेंट है, ये काम करना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद भी हमने नहीं करा, वो गलत था। वहीं पे आप लोगों को पता है कि अगर आप ये काम करोगे तो इससे आपको अप्रेज़ल मिलेगा, आपके लिए मतलब मैनेजर आपकी तारीफ़ कर सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कुछ भी हो। तो उसमें क्या है, उसमें आपके एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा। आपको पता है कि भई मुझे उस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है। वो हमारी जो कहते हैं ना एक इंसानों की मेंटालिटी होती है या इवन इंक्लूडिंग मी, सबका होता है कि हम लोगों को जहाँ पे फ़ायदा दिख रहा होता है ना कि हमारा वहाँ पे फ़ायदा है, हम लोग उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये चीज़ होती है जो हमें रिइंफोर्समेंट थ्योरी में समझाया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, चेंज इन एटीट्यूड टेक प्लेस टू द रिवॉर्ड और इंसेंटिव ऑफर्ड। ठीक है? कि हमें रिवॉर्ड या इंसेंटिव कोई ऑफर किया गया है, तो उसके बदले में हम खुद के क्या करते हैं, एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी आप लोगों का एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि मैनेजर प्रेजेस द एम्प्लॉइज। अब जो मैनेजर था उसने भाई एम्प्लॉय की बहुत तारीफ करी, बहुत अच्छे से रखा कि हाँ ठीक है भाई, ये देखो इसने इतना अच्छा काम करा है, इसने सब कुछ कितना अच्छे से करा। तो क्या इसमें क्या हुआ, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आया कि हाँ, एक पॉजिटिव बिहेवियर आया एम्प्लॉयी के अंदर कि भाई हाँ, मुझे खुशी हुई, मेरी मैनेजर ने बहुत तारीफ करी। क्योंकि अगर हम ही खुद होते हैं, हम लोग नॉर्मल भी काम करें, हमें उसके लिए भले एज अ मनी टर्म में रिवॉर्ड ना मिले, कुछ भी ना मिले, अगर नॉर्मल पर्सन इंसान भी अगर हमें आके बोल देता है ना कि हाँ, आपने तो बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छा था, हमें उससे लिए कितनी अच्छी खुशी मिलती है। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है। वहीं पे अगर मैनेजर ने कुछ बोला कि नहीं भई ये तो गलत कर रहा है, ये है, वो है, हमें बहुत डाँट पड़ती है। वो क्या हमारे लिए नेगेटिव वो करता है। हमें मन में हो जाता है भई इतना तो काम करके देते हैं, उसके बाद भी तो कुछ करते नहीं। बस गलतियाँ निकालते रहते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए नेगेटिव आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी तरफ से बेस्ट काम किया। ठीक है? उसमें क्या हुआ भई, बेस्ट काम करने के बाद भी एम्प्लॉयी ने जो मैनेजर था उसने गलतियाँ निकाली और गलतियाँ निकाल के आपको सबके सामने इंसल्ट किया। ठीक है? आप आपके मन में कहीं न कहीं पे ये बात आ जाती है ना कि भई ठीक है, गलती थी तो हमें अकेले में बता दिया होता, ऐसे सबके सामने डाँटने की क्या ज़रूरत थी? या हम कहते हैं ना सबके सामने क्यों भई हमारी इंसल्ट कर दी। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर नेगेटिव आती है चीज़ें। ठीक है? अब देखो ये पनिशमेंट वाली भी चीज़ है कि हम लोगों को पनिशमेंट मिल रही है, ये सब चीज़ें हमारी नेगेटिव करती है। तो रिइंफोर्समेंट थ्योरी क्या बताती है कि कुछ हमारा एटीट्यूड कब चेंज होता है, जब या तो उसके बदले हमें रिवॉर्ड्स मिले या इंसेंटिव मिले। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कब चेंज हुआ? जब हमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। नेगेटिव एटीट्यूड कब चेंज हुआ? जब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है, वो हमारी आती है बैलेंस थ्योरी। ठीक है? जैसे बैलेंस थ्योरी नाम से समझ में आ रहा है, इसमें चीज़ों को बैलेंस करना है। It explains that when one's belief are unbalanced, this create a stress and the tension। मतलब जो एक इंसान का बिलीव है या कह सकते हैं उसकी सोच है, वो अनबैलेंस्ड है। वो कभी कुछ सोच रहा है भाई, कभी कुछ सोच रहा है, कभी उसको एक चीज को लेकर हो रहा है कि हाँ, ये चीज तो अच्छी है, वहीं उसको कभी दूसरी चीज को लेकर हो रहा है, नहीं ये चीज तो बेकार है। तो
इसमें क्या हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी को ऐसे बोलते भी हैं किसी इंसान को कि भाई तू अपनी बातों पे नहीं टिकता, या हम कहते हैं ना कि भाई बातों पे नहीं टिकता, कभी तुम एक चीज को लेकर ही कुछ और बात बोल रहे हो, कभी तुम सेम चीज को लेकर ही तुम कुछ और बात बोल रहे हो, तो इसमें क्या हमारी जो बिलीफ है उसको अनबैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम कभी किसी चीज के बारे में सोचते हैं ये चीज तो अच्छी है, वहीं हम थोड़ी देर बाद कहते हैं भाई ये चीज तो बेकार है, तो इसमें क्या ये अनइवन, ये कह सकते हैं अनबैलेंस्ड चीजें हुई। तो ये क्या क्रिएट करता है, ये स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट करता है। तो इसमें क्या होता है, जब एक फिर सामने वाले में वो टेंशन आ जाता है, वो ट्राई करता है कि भाई वो स्ट्रेस को या फिर कह सकते हो उस प्रेशर को वो रिलीज करे। और वो रिलीज कैसे करेगा, अपने एटीट्यूड को बदल के। वो अपने एटीट्यूड को चेंज करके उस चीज को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ये एटीट्यूड है कि भाई मैं कभी अपनी बातों पे नहीं टिकना, मुझे कभी मैं कुछ बोल रही हूँ, कभी मैं कुछ बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसमें बहुत टेंशन में रह रही हूँ, मैं इसमें स्ट्रेस में रह रही हूँ, तो मैं इसमें क्या करूंगी, अपने एटीट्यूड को चेंज करूंगी कि मैं भाई मैं किसी के बारे में कोई कमेंट ही नहीं कर रही। मैं पहले चीज़ों को सोचूँगी, समझूँगी, उसके बाद मैं एक आखिरी कंक्लूज़न पे पहुँचूँगी। मैं ये नहीं चाह रही कि हाँ भाई ठीक है मैंने कुछ बोल दिया, उसके बाद मुझे लग रहा है नहीं भाई मैंने तो ये गलत बोला था, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ठीक है? तो ये बैलेंस थ्योरी में क्या समझाती है कि जो हमारे ये वन बिलीफ जो अनबैलेंस्ड है, ये टेंशन क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो एक इंसान उसमें कैसे अच्छा फ़ील कर सकता है, जब वो उस चीज़ को बैलेंस करे, और बैलेंस कैसे करे, अपने एटीट्यूड को चेंज करके। तो आई होप ये वाली भी हो गई। इसके बाद जो हमारी लास्ट थ्योरी आती है वो हमारी आती है कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, जिसमें अगर इस थ्योरी को हम एलाबोरेट करें तो इसमें मेनली 5 एस्पेक्ट्स को देखा गया है। अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन, एक्शन और यील्डिंग। ठीक है? देखो हमने अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन, एक्शन अभी हमने आगे भी पढ़ा था। ठीक है? तो अब एटीट्यूड, यहाँ पे मैंने एक लाइन डाली है सेकंड पॉइंट में, एटीट्यूड चेंज आल्सो फॉलो अ डेफिनिट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस हम सब लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो जो हमारी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस पे डिपेंड करती है। मतलब उसका ये कहना है कि जो हमारा ये एटीट्यूड का चेंज है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है। अटेंशन जो, अब हमारे सबसे पहले हमने जैसे देखा अटेंशन, चीजों के ऊपर ध्यान देना। अब उसमें हमें कौन से प्रोसेस पे, हम ये किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज डिपेंड करती है भाई हमने सोर्स को पकड़ा या नहीं, हमने वो मैसेज पे ध्यान दिया या नहीं, या वो किस चैनल पे जा रहा है हमने उस चीज को ध्यान दिया नहीं। तो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस पे, ठीक है? तो जो हमारा ये है रिटेंशन, एक्शन, ये जो चीज़ें हो रही है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में किस स्टेज पे हमारा ध्यान जा रहा है, ये किस स्टेज पे हमें अफेक्ट कर रही है, उस स्टेज पे हमारा जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड चेंज होता है। तो आई होप ये चारों थ्योरी सबको क्लियर हो गई होगी। बैलेंस थ्योरी नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ, बैलेंस थ्योरी नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब कहना क्या चाहते हो? मैं समझी नहीं। चीज़ों को नेगेटिव हो सकती है मतलब? नेगेटिव हो सकती है, मैं उस सेंस को समझी नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हो? किस सेंस में नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव बैलेंस, राइट, हो सकती है कि भाई मैं किसी चीज़ को लेके पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव आ गया। वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भाई मैं किसी चीज़ को लेकर अलग-अलग कंक्लूजन पे जा रही हूँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फाइनली चीज़ों को एनालाइज़ करके मैं सही मतलब करेक्ट कंक्लूजन पे जाऊँ। तो हो सकता है जिस चीज़ को लेके पहले मेरा नेगेटिव कंक्लूजन था, अब उसी चीज़ को लेके मेरा पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। तो ये हो सकती है नेगेटिव टू पॉजिटिव भी एज़ वेल। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी सारा कवर कर लिया है, आई होप सबको अभी तक सारा क्लियर है। उसी के साथ जो हम लोग अब नेक्स्ट करने वाले हैं, हम लोग लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा लर्निंग, वैल्यूज़ और इमोशंस, ये हमारे 3 टॉपिक रह जाएँगे। ट्राई करते हैं जितना आज मैक्सिमम हो जाए हम लोग कवर करते हैं, अगर एक आध कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो डोंट वरी, हम उसको कल भी कवर कर लेंगे, क्योंकि कल वाली यूनिट हमारी थोड़ी-सी छोटी है। तो हम लोग कोई अगर ऐसा टॉपिक है तो कल भी कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लर्निंग की। तो लर्निंग, लर्निंग से आप लोग क्या समझते हो? अगर हम लोग पढ़ना, लर्निंग तो वर्ड ऐसा है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। कम्युनिकेशन में 5 प्रोसेस है, सपोज़, राइट। हाँ, ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस है ना? तो इसी को हम लोग यूज़ करा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी में।
बस कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी में यहाँ पे एक चीज़ कम दी हुई है, इसमें सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर दिया हुआ है। ठीक है? इसमें प्रोसेस वाली चीज़ को नहीं हटाया, इसमें सोर्स को डायरेक्ट डाल दिया, पर ये इतना ही हो जाता है। सोर्स, फिर वो मैसेज, फिर वो किस चैनल से जा रहा है, फिर वो रिसीवर तक पहुँच रहा है। वो कम्युनिकेशन चैनल दिया हुआ है इसमें। देखो, लर्निंग, तो लर्निंग क्या होता है? एन रिलेटिव और परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हम कहते हैं ना, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। हम सीखते कब है? हम या तो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, और उस एक्सपीरियंस से हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। ठीक है? अब हम लोग कहते हैं ना कि जैसे बचपन में हम लोग बहुत बेफिक्र होते हैं, हमें चीजों को लेकर कुछ नहीं होता, हमें चीजों को लेकर कोई डर नहीं होता, हमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे हम चीजों को सीखते जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत मैच्योरिटी आने लग जाती है। अब वो कैसे आती है? हमें एक्सपीरियंस से आती है। भाई हम दूसरों को देखते हैं, या फिर हम खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि भाई हम लोगों को अर्न करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, या जो भी हो। तो नॉर्मली लर्निंग क्या होता है? एक हमारे बिहेवियर में चेंज, और वो चेंज किससे आता है? हमारे एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है? तो लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज इन रिलेटिव परमानेंट एंड इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। वही बात कि वो एक हमारे अंदर लर्निंग, हमारे अंदर चेंज है, या कहते हैं ना सीखना। ठीक है? नॉर्मल अगर मैं ड्राइव वगैरह की बात करूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना, लर्निंग से आप लोगों के मन में बहुत वो ड्राइव वाला आता होगा कि लर्निंग लाइसेंस एंड ऑल। तो उसमें क्या होता है? उसमें हम क्या करते हैं? चीज़ों को बदलते हैं। हमें पहले नहीं आती ना वो चीज़, उसके बाद हम वो सीखने की कोशिश करते हैं, हम उस चीज़ को लर्न करते हैं, और उसके अंदर हमारे, अब वो लर्न कैसे करते हैं? हम एक्सपीरियंस से। अगर आप लोग सबको स्कूटी वगैरह सबको चलानी आती होगी, हम कहते हैं ना कि भाई चलाओ, जब तुम चलाओगे, तुम्हें चला-चला के आदत हो जाएगी, तब तुम्हें चीज़ें आएगी। तो हमने क्या किया? हमने उसे अपने एक्सपीरियंस से उसे सीखने की कोशिश करी, अपने अपने हमारे बिहेवियर में चेंज लाया। ये तो जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल है, इसको थोड़ा पढ़ाई से रिलेट करना है, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करना। तो लर्निंग इन्वॉल्व चेंज एंड इज रिलेटिवली परमानेंट एंड इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, कि हमेशा ये परमानेंट होता है और ये एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है? तो अब लर्निंग प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है? इंटेंशनल। जब तक हम सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तब तक हम सीख ही नहीं पाएँगे। अभी आप लोग क्लास में बैठे हो, अभी आप लोग क्लास में समझने की कोशिश कर रहे हो, या आप कह सकते हैं कि आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब इसको आप पढ़ने की कैसे कोशिश कर रहे हो? हाँ, गुड, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, लर्निंग किसी भी बात को सीखना, समझना और टाइमली चेंज करना है, राइट। तो अब देखो, जैसे हम लोग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास में बैठ के आप लोगों की इंटेंशन क्या है? पढ़ना। अगर आप ये इंटेंशन ही नहीं दिखाते, तो क्या आप लोग सीख पाते? नहीं ना। तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे अंदर वो इंटेंशन होनी चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है? अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? लर्निंग एक्वायर, जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंसिडेंशियल। मतलब ये होता है कि लर्निंग एक्वायर बाय एक्सीडेंट और विदाउट मच एफर्ट्स, कि हम लोग या तो उसको एक्सीडेंट से सीखते हैं, या मच एफर्ट। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी थी ना कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? वो कोई इंसिडेंस भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभार हम कहते हैं ना कि भाई हमने हमारी लाइफ की कुछ चीजें या कुछ रियलिटी कैसे सीखी? हमारे कुछ ऐसे इंसिडेंट से, हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से सीखी। हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, उससे हमने सीखा कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ाई का ही देखें, तो अगर हम कहते हैं ना कि भाई हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए हम लोगों को ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ। या फिर कभी कभी आपने अपने अपने पेरेंट्स के मुंह से किसी के भी सुना होगा, बहुत सारे पेरेंट्स हमें क्या सिखाते हैं कि भाई हम लोग अपने टाइम पे पढ़ नहीं पाए, इसलिए देखो आज हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, हम लोगों को ये काम करना पड़ रहा है, हमको वो काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी, या फिर कुछ भी। क्योंकि अब वो आपको कैसे बता रहे हैं? वो खुद के जो इंसिडेंट्स है, वो उससे आपको बता रहे हैं, या उनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से वो आपको बता रहे हैं कि भाई देखो हमने ये नहीं करा, इसलिए हमारे साथ ये हुआ, तो तुम मत करो। तो ये क्या हुआ? ये वो उनके एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो चीज़ सीखी है, तो वो आपको बता रहे हैं। इन शॉर्ट आपको क्या हो रहा है? नॉर्मल एक्सपीरियंस का यूज़ हो रहा है। तो आई होप लर्निंग में सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करें, तो वही लर्निंग थ्योरीज़ में हमारी आती है बिहेवियरल थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी बार-बार नाम आ रहा है। अब बात करें बिहेवियरल थ्योरी की, तो बिहेवियर थ्योरी क्या होती है? थ्योरी बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट लर्निंग टेक प्लेस एज़ अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेस टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। इसका मतलब ये होता है कि जो हम बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, या हम कहते हैं ना बाहर की चीज़ों को देखकर सीख रहे हैं, वो होती है लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग, हमारे लिए हमेशा कोई एक वो होता है, कहते हैं ना जिसको देखकर हम लोग सीखते हैं, हम कहते हैं हमें उसके जैसा बनना है। ठीक है? अब वो क्या है? आपने क्या किया भई? आपने उस चीज़ को देखा, आपने उसको ऑब्ज़र्व किया, और उसके बाद आपने उस चीज़ को समझ के उसको लर्न करने की कोशिश करी कि हाँ, देखो ये इतना सक्सेसफुल है, ये कैसे है? भई जब तक अगर आप उसको ऑब्ज़र्व ही नहीं करते, तो आप कैसे कर पाते? फिर आपने उसको देखकर समझने की कोशिश करी, तो ये क्या आता है? ये बिहेवियरल थ्योरी में आता है। ठीक है? कि जिसमें
जो हमारी लर्निंग होती है वो किसके बेस पर होती है, वो ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर होती है। वही बात करें अगर हम कॉग्निटिव थ्योरी की, तो अ थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द मेंटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और ऑफन इन रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो हमारी लर्निंग या हमारी जो मेंटल या हम जो चीजें सीख रहे हैं उसको उसको प्रॉब्लम सॉल्व करके आ रही है। एक तो चीज ये हो गई कि हमने किसी को देखा, हमने उसे ऑब्जर्व किया, हमने उससे सीख लिया। दूसरा क्या है, भाई हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, हमने उस प्रॉब्लम को फेस किया, उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और फिर हमें उस जब हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तब हमने उस चीज को समझा कि अच्छा ये चीज ऐसे थी, तो हमने उस चीज से समझने की कोशिश करी। तो ये क्या होगा, ये हमारी कॉग्निटिव थ्योरी होगी, जहाँ पे हमने चीजों को फेस किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो वो हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है। वही है दूसरी तरफ हमने क्या किया, हमने सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व किया और हमने उससे सीख लिया, वो हमारी होगी बिहेवियर थ्योरी। तो लर्निंग भी हमारा टॉपिक कवर हो गया है। लर्निंग वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आ रहा है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का मतलब नॉर्मली होता है कि एक बेसिक चीज जिस जो हमें बता सके कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ठीक है, तो बेसिक सॉरी कन्वेक्शन दैट गिव अस द सेंस ऑफ राइट एंड द रॉन्ग, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो ये हमारी नॉर्मली होती है वैल्यूज। एक सेकेंड। ठीक है, अब वैल्यू की हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, वैल्यू हम लर्न करते हैं। अब आप लोगों को बचपन से हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमें बहुत चीज सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं ना कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, क्या चीज सही होती है, क्या गलत होती है। ये बचपन से हमें सिखाया जाता है। तो क्या है, उसमें हम वैल्यूज को समझते हैं, हम उसको लर्न करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल होता है वो ग्रो करता है, वो मेच्योर होता है। इसमें थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो। Values are learned. This change the individual grow and mature. As change in the values change the individual behavior. ठीक है, अब क्या भाई, हम लोग जब कुछ चीज को सीख रहे हैं, हमको वैल्यू हमें पता चल रही है कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, वो क्या है, वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को ये बात पता है कि भाई कुछ चीज सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। जैसे हम लोगों को बोला जाता है पेपर वेस्ट मत करो, पेड़ मत काटो, इससे ये होगा। तो ये हमें सिखाया गया कि पेड़ काटना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इससे आगे के जाके भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या हमारे नेचर पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी है उससे क्या होगा भाई, हम लोगों पे फर्क पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, इसमें हमने हमारे बिहेवियर को बदला। हम लोग कुछ चीज को वेस्ट करने से पहले हम एक बार सोचते हैं कि नहीं भाई ये नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्लास्टिक का सीन लूं, हमें पता है प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, हम लोग उसको यूज नहीं करना चाहिए, जो भी है। अब इसमें क्या किया हमने, अपने बिहेवियर में चेंज लाया कि जब भी प्लास्टिक की बात होती है हम उसमें करते हैं, हम कहते हैं भाई नहीं छोड़ो, हम प्लास्टिक यूज नहीं करते, हम पेपर बैग यूज कर लेते हैं, हम क्लोथ की बैग्स यूज कर लेते हैं, हम उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चीजों को बताती है कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है, जिसके बाद हम इंडिविजुअली उसे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और क्या कह सकते हैं, मैच्योर बनते हैं। जिससे कि हमारे जो इंडिविजुअल में बिहेवियर में उसमें चेंज आता है। चाहे वो बिहेवियर, अब फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, भाई मैं अपने एम्प्लॉय से काम तो अच्छा ले रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं उसे पेमेंट नहीं कर रही। मैं भाई उनको कहती हूँ भाई तुम्हारा 5 बजे ऑफिस खत्म हो जाता है, लेकिन तुम्हें तो 8 बजे तक काम करना है। क्या ये सही है? ये गलत है ना? तो भाई मुझे ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब मुझे ये पता है कि ये चीज़ गलत है, भाई मैनेजर एज़ अ मैनेजर हूँ मैं, इट डज़न्ट मीन मैं कुछ भी करूँगी। मुझे अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट भी करना है, मुझे उसे प्रॉपर सैलरी भी देनी है, भाई वो जो काम कर रहा है उसका उतना उसे मिलना चाहिए। ये चीज़ सही हुई, ठीक है? तो ये क्या है, ये चीज़ मेरे बिहेवियर में इसको लाना ज़रूरी है, इसी से मेरी ऑर्गनाइज़ेशन ग्रो कर पाएगी, नहीं तो क्या होगा, मेरी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए लॉस होगा। अब बात करें टाइप्स ऑफ वैल्यू की, कि कौन-कौन सी टाइप्स होती है वैल्यू की। तो इसमें हमारी 2 टाइप की आती है, टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यूज़ क्या होती है, हमारी जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एंड स्टेट, आखिरी स्टेट को बताती है। टर्मिनल वैल्यू रिप्रेजेंट द डिजायरेबल एंड स्टेट ऑफ एक्जिस्टेंस, कि भाई वो आखिरी स्टेज क्या है एग्जिस्टेंस की, और द गोल एंड इंडिविजुअल लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मतलब हम आखिरी में उस चीज को क्या अचीव करना चाहते हैं, वो होती है हमारी टर्मिनल वैल्यू। कि हम ये आखिरी वैल्यू है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है और हमें इसे मिल जाना चाहिए। वो आखिरी जो होती है वो चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता है कि हाँ, मुझे ये जॉब चाहिए या मेरी ये वैल्यू है जो मेरे लिए सही है। ठीक है? जहाँ पे मैं अच्छा काम करूँगी, मैं सोसाइटी को बेनिफिट दिलाना चाहती हूँ, कुछ भी हो। तो मेरा आखिरी गोल या क्या है जो मुझे अचीव करना चाहती हूँ मैं उस जॉब को लेकर सोसाइटी की हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है? तो ये मेरी हुई टर्मिनल वैल्यू। अब बात वही हम करें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की, तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू रिफ्लेक्ट द वे टू अचीविंग अ गोल, कि वो वे बताती है कि किस तरीके से हम उस मतलब गोल को अचीव कर सकते हैं, या कह सकते हैं अदर वर्ड्स, दिस रिप्रेजेंट द प्रेफरेबल मोड ऑफ बिहेवियर
और मीन ऑफ अचीविंग वंस टर्मिनल, मतलब हम किस तरीके से या किस मोड के थ्रू हम उस बिहेव को अडॉप्ट कर सकते हैं या उस जो वैल्यू है उसे अपने अंदर ला सकते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट हो गया वैल्यूज का। मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाल दिया है कुछ की टर्मिनल वैल्यूज क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होती है। जब मैं पीपीटी शेयर करूंगी तो इस बार इसको एक बार अपने जस्ट मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बार सारे ये पढ़ लेना। मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स डाल दिए हैं कि टर्मिनल वैल्यूज क्या है और ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होती है, सारा डाल दिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इमोशंस। तो आई होप वैल्यूज भी सबको क्लियर हो गया होगा। वैल्यूज छोटा सा टॉपिक है, तो आई होप वैल्यू सबको क्लियर हो चुका होगा। किसी को कोई डाउट वैल्यूज में? टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बता दो एक बार। ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो, टर्मिनल वैल्यू जिससे नाम से समझ में आ रहा है आखिरी या कह सकते हैं लास्ट स्टेज, ठीक है, जिसको कोई भी एक इंडिविजुअल का गोल हो सकता है या कह सकते हैं एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में उसे लाना चाहता हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वैल्यूज है जिसे मैं चाहती हूँ कि मेरे को अपनी ना लाइफ में अडॉप्ट करना है, कि हाँ मैं चीजों को बहुत मतलब ज्यादा सीरियस ले लेती हूँ या ऐसा कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ये गलत है। ठीक है, वो मेरे को लगता है गलत है, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ लूँ कि भाई मैं चीजों को करेक्ट करूँ, मैं किसी को जज ना करूँ, मैं किसी को कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है जो आखिरी या कह सकते हैं ऐसा कोई गोल जिसको मैं अचीव करना चाहती हूँ, या फॉर एग्जांपल वैसे कोई जॉब है जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं उस जॉब को लूँ और उस जॉब को लेने के बाद मैं सोसाइटी की हेल्प कर सकूँ। अब मेरे अंदर भाई वो तो अच्छी चीज है ना कि मैं सोसाइटी की हेल्प करना चाहती हूँ, पर मैं आखिरी में क्या चाहती हूँ, उसको मैं अचीव करना चाहती हूँ उस गोल को, कि मैं इस जॉब को लूँ, मैं तभी सोसाइटी की हेल्प कर सकती हूँ। तो टर्मिनल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड स्टेज, आखिरी स्टेट, ठीक है, द गोल एन इंडिविजुअल वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज और लाइफ टाइम, कि वो वाला लाइफ टाइम में जो अपना वो गोल अचीव करना चाहता है उसको कहते हैं हम टर्मिनल वैल्यू। वही बात करें हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की, तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है वे कि हम किस तरीके से उस गोल को अचीव कर सकते हैं या कौन कौन से मोड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई जॉब चाहिए, ठीक है, अब मुझे वो जॉब चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को कौन कौन से मोड यूज करने पड़ेंगे, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे इंटरव्यूज की तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो वो जो भी चीजें वो हमारी आती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में। ठीक है, देखो कम अब मैं जैसे एग्जांपल से बताती हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टर्मिनल वैल्यू में क्या हुई, मुझे एक ऐसी लाइफ़स्टाइल चाहिए जो कम्फर्ट हो। मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं एकदम शांति से ज़िंदगी जीऊँ। मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ रहे हो, सब कुछ हो, मेरा एक प्रॉपर घर हो, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी हो। ये क्या है, ये कंफर्टेबल लाइफ़ है। तो मैं एक ऐसी कंफर्टेबल लाइफ़ को ल लाना चाहती हूँ, ये क्या मेरा एंड रिज़ल्ट हुआ। आखिरी में टर्मिनल चीज़ हुई कि मुझे कम्फर्ट चाहिए। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ इसके कंपैरिज़न में इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की, तो इसके लिए मुझे क्या, मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जितना भी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ या मैं जिस तरीके से अपनी जो लाइफ़ है उसको अचीव करना चाहती हूँ, उसको मैं कहती हूँ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं वैल्यूज़ को लेकर, मैं तभी मैं कह रही हूँ स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़ना, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों का बेसिक क्लियर कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितने मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो सारे उठा लूँ। बाकी अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं तो आप लोग मुझे लास्ट क्लास में बता देना, मैं उसको दोबारा आप लोगों को रिवाइज़ करा दूँगी, ठीक है? कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं या जो भी है, मैं आप लोगों को बिल्कुल दोबारा ट्राई करूँगी, कुछ छूट ना जाए। बाकी इन सब के बारे में जो डिटेल में सारी चीज़ें आ रही है, वो सारी चीज़ें बुक में से ज़रूर पढ़ना। इस पीपीटी को एज़ अ रिविज़न यूज़ करो, एज़ अ नोट्स यूज़ करो, बट इट डज़न्ट मीन कि बुक्स वगैरह को पे ना हो। बुक्स में बहुत डिटेल में चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है, उसको भी ज़रूर पढ़ना। इसके बाद हमारे 2 ही टॉपिक रह गए हैं, इमोशंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इमोशंस की, तो इमोशंस या मूड क्या है? भई इमोशन हर इंसान के अलग-अलग होते हैं। ये बात आप सब लोग भी एग्री कर रहे होंगे कि भई हम कहते हैं कोई इंसान ज़्यादा इमोशनल है, कोई इंसान नहीं है इमोशनल, कोई नहीं होता इमोशनल। हम कहते हैं ना कि भई ये इंसान बहुत इमोशनल है, छोटी-छोटी बात पे सेंटी हो जाता है, उसको बहुत जल्दी रोना आ जाता है। वहीं कोई होता है भई वो उसको कितना भी अगर हम कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, भई इसको इसके सामने कुछ भी हो, ये कभी रोता ही नहीं है, कभी कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो हम लोग क्या कहते हैं कि इमोशंस, तो इमोशन क्या होता है, हर इंसान के वैरी करते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन हम कह सकते हैं वेरी करते हैं। तो इमोशन एंड मूड्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन केस ऑफ सम पर्सन। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो एक इंसान के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अभी तक हमने पूरे में इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करी है। तो टाइम टू टाइम
पर्सन टू पर्सन हर चीज़ें इमोशंस और मूड्स वैरी करते हैं और वो उसके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं अभी बहुत इमोशनल हूँ, ठीक है? अब इस टाइम पे अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो मेरा बिहेवियर कुछ और होगा। मैं हो सकता है बहुत लाइट बिहेव करूँ, मैं बहुत एकदम मतलब लीनिएंट हो जाऊँ या मैं बहुत वो वहीं पे उस टाइम पे कुछ ऐसा मेरे इमोशन है जिसमें मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया हुआ है। उस टाइम पे कोई मेरे पास आ रहा है मैं उतना ही रूड बिहेव करूँगी। तो जो इमोशंस या मूड होते हैं वो हर इंसान के पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ठीक है? और वो उसके बिहेवियर को अफ़ेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इमोशन होता क्या है? तो इमोशंस आर द इंटेंसिव फीलिंग दैट आर डायरेक्टेड एट समवन और समथिंग कि एक ऐसी फीलिंग जो मुझे किसी इंसान की तरफ या कह सकते हैं किसी भी चीज़ की तरफ डायरेक्ट करती है, कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं है या फिर मैं किसी को लेके होती हूँ, हम कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए हम बहुत इमोशनली कनेक्ट है। ठीक है? तो वो इमोशनल कनेक्शन, वो फीलिंग, वो क्या होता है? वो इमोशंस होता है हमारे अंदर। हम किसी चीज़ की तरफ कहते हैं ना बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। कि हाँ, बहुत उससे कनेक्ट है, उसको कुछ हो जाए हमें अच्छा नहीं लगता या कुछ भी हो, वो क्या है वो हमारी इमोशंस है, ठीक है? इन प्रैक्टिस वी शो अवर इमोशन व्हेन वी आर हैप्पी अबाउट समथिंग एंड एंग्री एट सम पर्सन एंड अफ्रेड एट समथिंग। वही बात हो गई कि देखो हम लोग अपने इमोशंस कब शो करते हैं अगर हम खुश है किसी चीज़ के लिए तो हम भई खुशी वाले इमोशंस दिखाते हैं। वही अगर हम एंग्री हैं तो हम वो एंग्री वाले इमोशन दिखाएँगे, हमें डर लग रहा है तो हम डर वाले इमोशंस दिखाएँगे। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल वी फील हैप्पी और ग्लैड व्हेन वी सी अवर फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब आप लोग अपने किसी दोस्त से मिलते हो तो अब कितना आप लोगों को खुशी होती है, आप लोग कितना मतलब अच्छा फील करते हो। ठीक है? तो वो क्या है वो जो हैप्पी वाली फीलिंग है या वो जो वाली फीलिंग है आपके दोस्त को इतने टाइम बाद मिलने वाली, वो क्या होता है वो हमारे इमोशंस हुए। ठीक है? वही कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आपको अपने सबॉर्डिनेट्स पे गुस्सा आएगा कि भाई ये लोग ये तो हमेशा ऐसे करता है, ये कुछ काम नहीं करता, सारा काम मेरे पे डाल देता है। ठीक है? तो ये क्या है, ये मेरा इमोशन क्या हुआ, ये मेरा वो एंग्री, वो जो गुस्से वाला इमोशन है, ये मेरा वो गुस्से वाला इमोशन हुआ, ठीक है? साथ-साथ में अफ़्रेड, अब अफ़्रेड कैसे हुआ भई, टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा चेंजेज़ आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि भई इतने टेक्नोलॉजी में चेंजेज़ आ रहे हैं, मैं पता नहीं इसे अडॉप्ट कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, तो ये क्या हुआ, ये इमोशन हमारा वो डर वाला इमोशन हुआ। तो वैसे ही इमोशन अलग-अलग हो सकते हैं। तो अब जैसे आखिरी मैंने इसे पूरा कंक्लूड किया हुआ है कि इमोशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज़ हाउ अ पर्सन फील अबाउट समथिंग, कि एक इंसान उस चीज़ को लेकर कैसा फील कर रहा है, वो क्या होता है, वो इमोशन होता है। अब मुझे खुशी हो रही है अपने दोस्त से मिलकर, मेरा क्या हुआ, वो मेरा इमोशन है, मैं खुश हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने सबऑर्डिनेट पे, तो वो मेरा क्या, वो मेरा इमोशन है कि मैं गुस्से में हूँ। ठीक है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मुझे डर लग रहा है, तो वो मेरा डर क्या है, वो इमोशंस है। तो इमोशन को हम अगर बेस्टली डिस्क्राइब करें तो एक ऐसी वो फीलिंग है किसी चीज को लेकर, एक पर्सन के अंदर तो जो फीलिंग आती है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो डर वाली फीलिंग हो, अच्छी वाली फीलिंग हो, बुरे वाली फीलिंग हो, गुस्सा हो, वो क्या होता है, वो इमोशन होता है। अब बात करें देखो टाइप्स ऑफ इमोशन की, कि इमोशन के टाइप्स क्या-क्या होते हैं, तो लव, अफेक्शन, कि भाई हम लोग जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, उससे लव से रिलेटेड हमारे इमोशंस आ रहे हैं, अफेक्टेड है हम लोग, तो वो कनेक्शन वाला जो होता है वो। हैप्पीनेस और जॉय, वही हम हैप्पी है, अभी मैंने बताया ना अपने दोस्त से मिलकर आप लोग खुश हुए, तो वो क्या है, वो हैप्पीनेस और जॉय वाली फीलिंग होगी। सरप्राइज़, क्योंकि हम देखते हैं किसी चीज़ को तो हम सरप्राइज़ हो जाते हैं, तो वो सरप्राइज़ क्या होता है, वो इमोशन हो गया हमारा सरप्राइज़। फियर, सैडनेस, हम कभी-कभार दुखी होते हैं, हमारा वो दुखी वाला इमोशन हो गया, तो वैसे ये अलग-अलग टाइप्स हैं, ठीक है? जिसमें हमारे आते हैं पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों। पॉज़िटिव हमारे प्राइमरी इमोशंस में आता है कि भई लव, अफेक्शन, जिसमें हम खुश हैं, हमें अच्छा लग रहा है। हैप्पीनेस, पॉज़िटिव, सरप्राइज़, हम कहते हैं ना एकदम से हमें बर्थडे पे सरप्राइज़ मिलता है, हम कहते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारी पॉज़िटिव होता है। तो ये पॉज़िटिव इमोशन, तो ये हमारे 3 में पॉज़िटिव आते हैं। वहीं हमारे जो नेगेटिव प्राइमरी इमोशन, हमें डर लग रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हम दुखी हैं, हम शेम फ़ील कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। ठीक है? इसमें हमारी एक थ्योरी है जो हमें बुक में भी दी हुई है, जो हमारी होती है इफेक्टिव इवेंट थ्योरी। ठीक है? ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट्स होते हैं, वो भी हमारे रिएक्शंस को, या कह सकते हैं जो हमारे बिहेवियर को होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है? इन अदर वर्ड अगर हम बात करें इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट, अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, ठीक है, हमने उसको देखा, समझा, इवेल्युएट किया। अब वो जो उसको इवेल्युएशन करा, उसको पूरा समझा, वो क्या है, वो हमारे जो इमोशन है उसको डिसाइड करता है, या हम उसमें एक अलग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, जैसे मैंने ये लिखा है कि कोई वर्क इवेंट चल रहा है जिसमें रोज प्रॉब्लम आ रही है या रोज अच्छा हो रहा है, अगर रोज अपलिफ्ट्स आ रहे हैं भाई, मैं नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे मेरे अंदर कि भाई मैं तो रोज इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मैं नेगेटिव होती जाऊंगी, मुझे डर लगेगा कि यार ये तो गलत ही हो रहा है, या मेरे मैं खुश नहीं होंगी, मैं सैड होंगी, क्या हुआ, नेगेटिव इमोशन आ गए। वही पॉजिटिव कैसे आए कि मुझे डेली है मुझे अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो वो चीजें पॉजिटिव इमोशंस में जाएगी।
तो आई होप इमोशन सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट एक टॉपिक आता है वो हमारा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखो, इमोशन मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग मेंटल और इंटेस्टिक फीलिंग सच एज लव, फियर, ये हमारे इमोशंस होते हैं। अगर हम सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को वर्ड बाय वर्ड पकड़ते हैं, इमोशंस जिसके बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आ रहा है इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस था, इमोशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो हमारा आ रहा है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है? क्विकनेस ऑफ पर्सन थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब हमारी इंटेलिजेंस की हम लोग भाई वो इमोशंस फेस तो कर रहे हैं, हम उसे फील तो कर रहे हैं, लेकिन उससे हम क्या सोच रहे हैं, उससे हम क्या रीजनिंग निकाल रहे हैं, उस चीज से हम क्या समझ रहे हैं, वो हमारी क्या होगी? वो हमारी इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, तो इमोशन को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब बात करें टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो इसमें होते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब हम राइटिंग में अच्छे हैं, रीडिंग में अच्छे हैं, हम स्टोरी अच्छी टेल कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को जैसे क्रॉस वर्ड पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी क्या हुई? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें जैसे हम अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, जो मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम कोई स्ट्रेटेजिक गेम खेल पा रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, तो ये हमारी लॉजिकल इंटेलिजेंस हो गई कि हम लोगों को उस बारे में नॉलेज होना या उस बारे में हम एक्सपर्ट कह सकते हैं या इंटेलिजेंट होना उस बारे में। फिर उसके बाद होती है बॉडली किनेस्टिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है प्रोसेसेस नॉलेज थ्रू सेंसेशन सच एज वर्क, एथलीट, डांसर। तो ये जो हम लोग बॉडी के एक्सप्रेशन से चीजों को पकड़ते हैं या चीजों को कैच करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने रिटर्न, रीडिंग, राइटिंग, जो हमने लैंग्वेज से रिलेटेड बात करी। उसके बाद हमने बात किससे करी? हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करी। उसके बाद हमने बॉडी के जो एक्सप्रेशन और सेंसेशन जो हम फील कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो देखो लास्ट टाइम मैंने और इसको आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ऐड की थी। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अप्रोप्रिएटली एंड सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड टू द वेरिएशन ऑफ इमोशनल स्टिमुली। इसका मतलब ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? कि एक एबिलिटी हमारी, या कह सकते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी, कि हम किस तरीके से उसके लिए अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सक्सेसफुली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस चीज का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो इमोशंस हमें आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सैड हूँ, ठीक है, अब मैं सैड हूँ तो उस बात को मैं कैसे अपना मतलब माइंड को यूज करके मैं उसे कैसे यूज करूँ? या तो मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी कि यार मैं सैड क्यों हूँ, तो मैं ठीक है एक काम करती हूँ, मैं उसको सॉल्व करती हूँ ताकि मैं खुश रह पाऊँ। तो मैंने इसमें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज किया। अब उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सैड हूँ, अब मैंने उसको अपने आप को खुश करने के लिए मैं जस्ट अ मिनट। हुँ। तो मैं सैड हुआ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ अपने लिए अपनी हॉबी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को डांस करना पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मैं वो चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सब लोग भी करते होंगे, कोई ड्राइंग करता होगा, कोई मूवी देखना प्रेफ़र करता होगा, कोई कुछ और करना प्रेफ़र करता होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग अपनी एबिलिटी या इंडिविजुअल, कि हम भाई कैसे उस चीज़ को समझें और कैसे उस चीज़ के लिए हम सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड करें। तो ये हमारा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? अब मैंने ये देखो ये कोट लिखी थी, एनीवन कैन बिकम एंग्री दैट इज इजी। मतलब गुस्सा होना किसी भी इंसान के लिए बहुत इजी है, वो 2 मिनट में उसे गुस्सा हो सकते हैं। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस इन द राइट वे इज नॉट इजी। मतलब गुस्सा आना इजी है, लेकिन उस चीज को समझना कि भाई हमें सही कौन किस इंसान पे गुस्सा करना है, कितना गुस्सा करना है, किस टाइम गुस्सा करना है, किस पर्पस के लिए गुस्सा करना है और किस वे में गुस्सा करना है, ये ईज़ी नहीं होता। जो हम ये चीज़ को समझे, हम कभी-कभार कहते हैं ना कि भाई देखो उसने उसका गुस्सा उस पे उतार दिया। क्या ये गलत है? भाई उसको गुस्सा उस इंसान पे था तो उस इंसान पे उतारना ना, तो ये चीज़ को समझना कि भाई हम किस चीज़ के लिए गुस्सा है, हम उस पे कितना गुस्सा दिखा सकते हैं, कितने किस टाइम दिखा सकते हैं, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कोई मीटिंग में बैठे हैं, कोई मैनेजर है, उसने आपको किसी चीज़ के लिए डाँट दिया। अब आप पूरी मीटिंग में हैं, ठीक है? उस टाइम पे चाहो तो आप खड़े होके उस मैनेजर पे बहुत तेज़ बोल सकते हैं कि भाई तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, ये कर रहे हो, ये बहुत ईज़ी है। ये 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो हमारा एक दिमाग होता है या हम उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम चुप रहते हैं। हमें हमें ये बात पता होती है कि भई अभी मुझे वो इंसान सही नहीं है, अगर मैंने उस पे गुस्सा कर दिया, वो मेरा मैनेजर है, वो मुझे फायर कर सकता है, मुझे निकाल सकता है मेरी जॉब से या मेरे ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। तो मुझे ये चीज़ को समझना कि भई मुझे वो इंसान सही नहीं है, मुझे उस पे गुस्सा नहीं करना, या फिर अगर मुझे उनसे बात करनी है या मुझे किसी को गुस्से में डाँटना है, तो मुझे कितना गुस्से में किस डिग्री तक डाँटना है। कभी-कभार हम कहते हैं ना कि मम्मी-पापा बच्चों को डाँटते हैं। अब वो बच्चों को डाँटते हैं तो उन्हें बात पता होती है कि भाई कितना गुस्सा बच्चों पे करना है कि सही है, बच्चों को ज़्यादा हर्ट ना हो जाए। या फिर हम भी किसी पे गुस्सा करते हैं, हमें पता होता है कि भाई हमें एक लिमिट तक डाँटना है, हमें इससे ज़्यादा नहीं डाँटना और किस टाइम डाँटना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने अब मैं मीटिंग की अभी आप लोगों से बात कर रही थी, क्या हमें उसी मीटिंग में खड़े होकर गुस्सा दिखाना है, क्या सही है?
वो चीज़ गलत है ना, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें भई वो किस पर्सन को गुस्सा दिखाना है, कितना गुस्सा दिखाना है और किस पर्पज़ के लिए दिखाना है। तो ये चीज़ होती है, ये हमें कैसे पता चलती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस से, ठीक है? तो इसलिए मैंने आप लोगों को समझने के लिए ये कोटेशन मैंने डाली थी कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ ईज़ी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पज़, इन द राइट वे इज़ नॉट ईज़ी। ठीक है, तो यही इसी के साथ हमारी यूनिट 2 खत्म हो चुकी है। मैंने यूनिट 2 आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स करा दिए, सब कुछ करा दिया है। ये यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं रिकॉर्ड्स आप लोगों को। लिंक की जो पीपीटी की लिंक है, मैं वो शेयर कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमारी यूनिट 2 खत्म हो गई है। किसी को यूनिट 2 से रिलेटेड कोई डाउट? आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके। कुछ मुझे 1-2 बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम फर्स्ट वाली हम लोगों की मतलब फर्स्ट क्लास हमारी मिस हो गई थी, तो एक बार रिवाइज़ करा देना। देखो मैं ये फर्स्ट क्लास की पीपीटी तो आप लोगों से शेयर कर ही दूँगी। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता ही देती हूँ। खाली मैं ऊपर-ऊपर से समझा देती हूँ कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या-क्या कवर किया था। फर्स्ट क्लास में सबसे पहले तो हमने ओबी के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होते हैं, जिसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को इसमें मेनली यही बात बताई थी कि किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग काम करते हैं? ह्यूमन्स ही काम करते हैं। तो उन ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके बाद मैंने आप लोगों को की एलिमेंट्स भी बताए थे कि की एलिमेंट्स क्या होता है। इसमें पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आती है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में भी लिखा हुआ है। नेचर, स्कोप, ये सब भी हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था। अपॉर्चुनिटी भी हमने कवर करी थी कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसको स्टडी करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, चैलेंजेस कौन-कौन से होते हैं जो एक मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स थे, उसके बारे में भी पढ़ लिया था फर्स्ट में ही। ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कॉलेजियल मॉडल, ये फर्स्ट में था। ठीक है? उसके साथ-साथ ही ये मैंने इनको सारे को एक समरी तक बना दी थी कि ऐज़ अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस भी लिख सकें, साथ-साथ में अगर आपसे समरी पूछी जाए तो आप समरी भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की कि इसमें कौन-कौन सी थ्योरी आती है। हमारी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आती है, जिसके अंदर हमारी 3 चीज़ें आती हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। उसी के बाद मैंने नियो क्लासिक थ्योरी के बारे में भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, बिहेवियर साइंस अप्रोच, मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी में भी जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, इसमें हमारी 3 अप्रोचेस आती है, सिस्टम अप्रोच, कंटीजेंसी अप्रोच और सोशियो टेक्निकल अप्रोच। ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। बुक में भी इसके बारे में डिटेल में है, इवन मैंने पीपीटी में भी इसके बारे में सब कुछ डाला हुआ है। तो ये हमारी यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गई थी। अब हमारी आज यूनिट 2 भी एंड हो गई है, जिसमें हमने पर्सनैलिटी, हमने परसेप्शन के बारे में, पर्सनैलिटी के वैल्यूज़, एटीट्यूड, लर्निंग, इमोशंस, इंटेलिजेंस, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है और ये यूनिट इम्पोर्टेंट है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से करके जाना। देखो इमोशंस और मूड में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है? इमोशन क्या होता है, एक हमें अंदर से फीलिंग आना कि हमारे हम सैड फ़ील कर रहे हैं। फीलिंग डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है? मूड अलग होता है। मूड क्या होता है, हमारा मूड ख़राब है। ठीक है? अब वो मूड ख़राब होने का मतलब ये नहीं कि हमें इमोशंस बेकार आ रहे हैं। ठीक है? हम लोग गुस्से में हैं, ये मेरे को बात समझ में आती है। मैं कभी कहती हूँ, हम लोग कहते हैं खुद ही, "भई हमारा मूड ख़राब है, हमसे पंगे मत लो।" इट डज़न्ट मीन कि हमें बेकार इमोशंस आ रहे हैं। हो सकता है उस मूड ख़राब में भी हमें किसी के लिए हम इमोशनल हो रहे हो कि हम लोग उस इंसान के लिए इमोशनल है, हमें उस इंसान के लिए बुरा लग रहा है। ठीक है? पीपीटी का मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ, रुक जाओ, अभी कर देती हूँ, मैं एंड में कर दूँगी। ठीक है? तो मैं जैसे समझा रही थी कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मुझे किसी के लिए बुरा लग रहा है। एक क्या है, भई मेरे को गुस्सा आना है, ये मेरा मूड है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वहीं पे मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है? बुरा लगना क्या, मेरा इमोशन हो गया। तो ये चीज़ें दोनों अलग हो गई। एक मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरा मेरे को बुरा लग रहा है। तो ये डिफरेंस होता है, मूड और इमोशंस अलग-अलग होते हैं। पीपीटी का लिंक मैं शेयर कर देती हूँ। इसको ओपन करके चेक कर लो, सबको पीपीटी विज़िबल है? ये मैंने ड्राइव वाले उसमें नहीं डाली है, मैंने ये अलग से लिंक शेयर किया है।
अब इसके बाद जो हम लोगों की 3 क्लास और बची है रिवीजन क्लास जिसमें अभी हम लोगों को 3 यूनिट और कंप्लीट करनी है। ठीक है? तो 3 यूनिट जो अभी हम लोगों की है सिलेबस से रिलेटेड अभी हमारी जो कल वाली यूनिट है वो मोटिवेशन और कम्युनिकेशन पे है जिसमें हम मोटिवेशंस की थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन, फीडबैक ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी 4th क्लास होगी वो हमारे ग्रुप बिहेवियर और लीडरशिप पे है। वो भी इम्पोर्टेंट है, साथ-साथ में हमारी जो लास्ट क्लास है वो डायनामिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर है। साथ-साथ में इस क्लास में जो लास्ट वाली है, मैं उसमें ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो उसको डिस्कस कर लूँ। ठीक है? ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो उसमें से हमें ना आ रहा हो या फिर हमने कवर ना करा हो। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर इन केस उसमें होता है जो हमने कवर नहीं करा है, तो हम उसको भी कवर करेंगे। इवन मैं आप लोगों को ये भी ट्राई करूँगी बताना कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से हम लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भई कैसे अटेम्प्ट करें समझ नहीं आता। मैंने कल भी बोला था बड़ी-बड़ी खाली स्टोरीज़ लिखने से कभी मार्क्स नहीं मिलते। कि अगर ये सोच के चल रहे हो कि हम स्टोरी लिख देते हैं बड़ी-बड़ी, उसमें आंसर में कोई रेलेवेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सिर-पैर की बातें लिखी हुई है, तो उससे आंसर्स नहीं मिलते। ठीक है? चीज़ों को हमें पेपर को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। हमने फ्लो चार्ट्स बना दिए हमने कुछ चार्ट्स बना दिए, हमने कुछ अलग-अलग मतलब चीज़ों को पॉइंट्स में लिखकर बताया। हमें नॉर्मली ये चीज़ बतानी पड़ती है थ्रू पेपर कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है। हम लोगों को जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई है। ठीक है? तो ये क्या होता है ये हमें चीज़ों को बताना पड़ता है, पेपर के थ्रू। तो आई होप अभी तक सारी चीज़ें किसी को क्लियर है। जो जिस वे में मैं समझा रही हूँ उस वे में सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो? हाँ, ये यूनिट 2 है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3, 4 और 5 हम अभी 3 क्लासेस बची हैं, हम उसमें तीनों कर देंगे। 1 की वेट करो, 1 मिनट मैं 1 की भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 1 का भी मैं लिंक जस्ट अ मिनट मैं आप लोगों के साथ 1 का भी लिंक शेयर कर देती हूँ। ये जो मैं अभी 1 का आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने सिलेबस भी डाला हुआ है। तो अगर किसी के पास सिलेबस इन केस वैसे तो एसएल की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, सिलेबस, स्टडी मटेरियल सब कुछ। इन केस अगर किसी के पास सिलेबस वगैरह ना हो, तो वो यहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकता है। तो अब सबके पास यूनिट 1 और यूनिट 2 सबकी पीपीटी है। दोनों की पीपीटी है, इसको प्लीज़ रिवाइज़ वगैरह कर लेना और कल की क्लास भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस सारी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ट्राई करना कि साथ-साथ में आप लोग भी कुछ पढ़ के आओ, बुक्स वगैरह से थोड़ा पढ़ के आया करो, इससे हेल्प हो जाती है, क्लास इंटरैक्टिव बनती है। तो आई होप अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं बार-बार यही पूछ रही हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स क्लियर कर लो। तो ठीक है, हम इस सेशन को एंड करते हैं। अब कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम 3rd यूनिट करेंगे। 3rd यूनिट जो मोटिवेशन वगैरह वाली जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, हम वो कल सारी 3rd यूनिट कंप्लीट करेंगे। आज हमारी 2nd यूनिट का एंड हो गया है। ओके? सो थैंक यू सो मच क्लास।